सेकंड, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रेस एविडेंस के अंदर। ट्रेस एविडेंस के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं सेमिनल स्टेन एग्जामिनेशन। इसके अंदर सेमिनल स्टेन का अपन सबसे पहले कंपोजिशन देखते हैं, जिसके अंदर सेमिनल फ्लूइड होता है 90% और स्पर्म होते हैं 10%। स्पर्म के अंदर स्पर्म एनालिसिस करते हैं, जिसका अपन कंपोनेंट्स देखते हैं स्पर्म के अंदर। तो सबसे पहले कंपोनेंट होता है स्पर्मिन, जो कि प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होता है, इसको स्टेन करता है वो होता है स्पर्मिन को जो स्टेन करता है वो होता है बारबेरियो स्टेन। इसके अंदर आता है येलो निडल शेप क्रिस्टल इज सीन, ठीक है, येलो निडल शेप क्रिस्टल देखते हैं बारबेरियो टेस्ट के अंदर, जो कि स्पर्मिन को स्टेन करता है, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन होता है। सेकंड आता है कोलिन होता है, जिसके अंदर अपन फ्लोरेंस स्टेन करते हैं। इसके अंदर ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल देखते हैं, ठीक है, ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल देखते हैं फ्लोरेंस स्टेन के अंदर। उसके बाद होता है आपका क्रिसमस ट्री स्टेन, फ्लोरेंस स्टेन और क्रिसमस ट्री स्टेन, जो कि अपने कोलिन के लिए होते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है ड्राई सीमन के अंदर अपन यूवी रेज यूज करते हैं, तो व्हाइटिश ब्लू फ्लोरेंस दिखता है अपन को, ठीक है। तो ड्राई सीमन के अंदर यूवी रेज यूज करते हैं तो अपन को दिखता है व्हाइटिश ब्लू फ्लोरेंस अपन को दिखता है। सेकंड होता है सेमिनल फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं, सेमिनल फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर एंजाइम्स मिलते हैं। इन केस ऑफ एब्सेंट द स्पर्म, यदि स्पर्म है वो एब्सेंट है तो अपन करते हैं एसिड फास्फेटेज एंजाइमेटिक टेस्ट। तो इसके लिए अपन करते हैं एसिड फास्फेटेज एंजाइमेटिक टेस्ट अपन करते हैं। ये बेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट होता है। दिस इज द क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है ऑफ द सीमन का क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। इसके अंदर मोर देन 100 बोडेंस इसका यूनिट है। इसका मतलब सजेस्टिव ऑफ इजेकुलेशन है वो 12 घंटे के अंदर हुआ है, ठीक है, 12 घंटे से कम समय के अंदर इजेकुलेशन हुआ है। यदि 100 से ज्यादा है बोडेंस, इसका यूनिट 100 से ज्यादा है, तो इजेकुलेशन है वो 12 घंटों के अंदर हुआ है। तो सेमिनल फ्लूइड का अपन एनालिसिस करते हैं, यदि लेकिन इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, यदि स्पर्म नहीं है तो अपन एसिड फास्फेटेज एंजाइमेटिक टेस्ट करते हैं। बेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट होता है, ये होता है आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है सीमन का, और 100 से ज्यादा है बोडेन इसका यूनिट, तो सजेस्टिव ऑफ द इजेकुलेशन है वो 12 घंटे से कम टाइम में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लाइकोप्रोटीन P30 अपन करते हैं, ये होता है सब्स्टिट्यूट होता है एसिड फास्फेटेज टेस्ट का, ठीक है। तो एसिड फास्फेटेज टेस्ट है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है वो आपका होता है ग्लाइकोप्रोटीन P30। इन केस ऑफ द ओल्ड सीमन है, ठीक है, अप टू द 6 मंथ का सीमन है, तो अपन यूज करते हैं CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ये होता है आपका बेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट होता है, ठीक है। ओल्ड सीमन है, अप टू 6 महीने तक का ओल्ड सीमन है, तो अपन यूज करते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज करते हैं, जो कि बेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट होता है। एक अपन यूज करते हैं अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट यूज करते हैं, जो कि फॉस्फोरस कंटेंट को डिटेक्ट करता है सीमन के अंदर, ठीक है। तो अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, ठीक है, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट जो कि फॉस्फोरस कंटेंट को डिटेक्ट करता है सीमन के अंदर। एक अपन यूज करते हैं LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है सीमन के अंदर, ठीक है। ओके, LDH होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि सीमन के लिए। तो इसके अंदर अपने खास देख लिया। सबसे पहले अपने सेमिनल स्टेन का कंपोजिशन देख लिया। कंपोजिशन के अंदर सेमिनल फ्लूइड होता है 90%, स्पर्म होते हैं 10%। उसके बाद अपने स्पर्म के अंदर देखा स्पर्मिन होता है, कोलिन होता है। कोलिन के लिए खास टेस्ट होता है वो फ्लोरेंस टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल दिखते हैं। सेकंड होता है आपका स्पर्मिन का होता है, जिसके अंदर अपन बारबेरियो टेस्ट करते हैं। इसके अंदर येलो निडल शेप क्रिस्टल दिखते हैं, जो कि नीट के अंदर पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही। फ्लोरेंस स्टेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बारबेरियो टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका जो एसिड फास्फेटेज टेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट होता है और क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। 100 बोडेंस इसका यूनिट से ज्यादा है तो 12 घंटों के अंदर इजेकुलेशन हुआ है, यदि स्पर्म एब्सेंट है तो, ठीक है। इसके अंदर भी एक जो आपका ओल्ड सीमन है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 मंथ तक ओल्ड सीमन है तो अपन करते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज करते हैं, जो कि बेस्ट एंजाइमेटिक टेस्ट होता है। ये भी पूछा जा सकता है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है LDH होता है आपका, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है सीमन के लिए, ठीक है। एक पोजीशन होती है वो होती है आपकी हॉग टाइप पोजीशन। इसमें प्रोन पोजीशन के अंदर होता है पेशेंट, और पीछे हाथ को पैर से बांध दिया जाता है, इसको बोलते हैं हॉग टाइप पोजीशन, ठीक है। उसके बाद अपन इसके अंदर बात करते हैं, सीमन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्लड स्टेन का एग्जामिनेशन। सबसे पहले इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो बेस्ट होता है पेरोक्सीडेज H2O2 एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि बेस्ट होता है पेरोक्सीडेज H2O2 एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहला होता है आपका बेंजीडीन टेस्ट, जिसके अंदर B4 ब्लू कलर का होता है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है, अगर यूज्ड ओल्ड ब्लड स्टेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये डाई होती है, आजकल अपन यूज नहीं करते बेंजीडीन डाई, क्योंकि बेंजीडीन डाई होती है कार्सिनोजेनिक होती है, ठीक है। तो बेंजीडीन डाई है वो कार्सिनोजेनिक होती है, ओल्ड ब्लड स्टेन के लिए अपन यूज करते हैं, और मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है। और B4 ब्लू कलर का आता है। सेकंड टेस्ट होता है फिनोप्थेलिन टेस्ट यूज करते हैं, P4 एंड P4 पिंक कलर का होता है, इसको बोलते हैं कैस्टल मेयर टेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं कैस्टल मेयर टेस्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले आ गया बेंजीडीन, दूसरा आएगा फिनोप्थेलिन टेस्ट, तीसरा आपका आता है ल्यूकोमेलेकाइट टेस्ट। ल्यूकोमेलेकाइट टेस्ट के अंदर आता है पिकॉक ब्लू कलर आता है, ठीक है। ल्यूकोमेलेकाइट टेस्ट के अंदर आता है पिकॉक ब्लू कलर आता है। उसके बाद आपका आता है ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट है, उसके अंदर ब्लूइश ग्रीन कलर आता है, ठीक है। ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट के अंदर आता है ब्लूइश ग्रीन कलर आता है। उसके बाद आता है गोइनाकम रिएजेंट टेस्ट होता है, जो कि डी ब्लू कलर आता है, ठीक है। गोइनाकम रिएजेंट टेस्ट के अंदर डी ब्लू कलर आता है। तो ये तो है आपके स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम और थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। बेंजीडीन टेस्ट, फिनोप्थेलिन टेस्ट, ल्यूकोमेलेकाइट ग्रीन, ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट एंड गोइनाकम टेस्ट, ये है आपके। अगले है आपके स्पेसिफिक टेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक टेस्ट है, इसके अंदर सबसे पहला टेस्ट है टिकमान टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है टिकमान टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हेमिन या हेमेटिन क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। हीमोग्लोबिन है वो हेमेटिन क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अपन इसको माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल दिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल दिखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल दिखते हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टिकमान टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकमान टेस्ट के अंदर हीमोग्लोबिन है वो हेमेटिन क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अपन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल दिखते हैं। सेकंड टेस्ट होता है टाकायामा टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है टाकायामा टेस्ट भी। इसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो
हीमोक्रोमोजन के अंदर बदल जाता है, ठीक है। ओके, इसके अंदर है हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कन्वर्टेड इनटू द हीमोक्रोमोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर दिखता है पिंक फेदरी क्रिस्टल, ठीक है। इसके अंदर दिखते हैं पिंक फेदरी क्रिस्टल, इसके अंदर दिखते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर दिखते हैं पिंक फेदरी क्रिस्टल दिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो हीमोक्रोमोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट है, टिकमान टेस्ट के अंदर हीमोग्लोबिन हीमेटिन क्रिस्टल के अंदर होता है और माइक्रोस्कोपी के अंदर दिखता है ब्राउन रोम्बी क्रिस्टल, और टाकायामा टेस्ट के अंदर हीमोग्लोबिन है कन्वर्ट हो जाता है हीमोक्रोमोजन और इसके अंदर दिखता है पिंक फेदरी क्रिस्टल, ठीक है। पिंक फेदरी क्रिस्टल दिखते हैं, सेकंड होता है। उसके बाद थर्ड होता है आपका क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। थर्ड होता है क्रोमेटोग्राफी, भी बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है। उसके बाद होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी मोस्ट सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होता है, वो होता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। सबसे पहले अपन बेस्ट टेस्ट के अंदर बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद होता है क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद होता है टाकायामा, इसके अंदर है हीमोग्लोबिन कन्वर्ट इनटू द हीमोक्रोमोजन। लास्ट में होता है आपका टिकमान टेस्ट, जिसके अंदर जो हेमेटिन क्रिस्टल बनते थे वो आपका सबसे पीछे होता है। तो इसके अंदर बेस्ट टेस्ट के अंदर होता है, सबसे पहले होता है मोस्ट सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद होता है क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद होता है टाकायामा, उसके बाद होता है टिकमान टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाकायामा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकमान टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, चारों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इनसे नीट एफएमजी INI सेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। टिकमान टेस्ट, टाकायामा टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। उसके बाद आता है स्पीसीज के लिए, ये भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीसीज के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्लड है, किसका ब्लड है, स्पीसीज का पता करने के लिए अपन टेस्ट करते हैं, होता है प्रेसिपिटेंट टेस्ट, ठीक है। प्रेसिपिटेंट टेस्ट होता है जो कि स्पीसीज का पता करता है। उसके बाद अपन सलाइवरी स्टेन के लिए अपन सलाइवरी स्टेन का एग्जामिनेशन एंड हेयर ट्राइकोलॉजी भी देखते हैं। सबसे पहले अपन सलाइवरी स्टेन का एनालिसिस करते हैं, इसके लिए अपन टेस्ट करते हैं, वो करते हैं एमाइलेज टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आपका फेडेबेस टेस्ट, ठीक है। एमाइलेज टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फेडेबेस टेस्ट। सलाइवरी स्टेन करते हैं, उसके बाद है ये इसका तो सलाइवरी का इतना ही, एमाइलेज टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फेडेबेस टेस्ट। उसके बाद आता है हेयर एनालिसिस के अंदर अपन ट्राइकोलॉजी करते हैं, स्टडी ऑफ द हेयर को बोलते हैं ट्राइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ द हेयर को बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं ग्रोथ रेट स्केल्प के अंदर है वो है 0.4 mm पर डे, एक्सिलरी हेयर है वो 0.3 mm पर डे, और प्यूबिक हेयर है वो 0.1 mm पर डे, ठीक है। तो स्केल्प के अंदर है 0.4 mm पर डे, एक्सिलरी है 0.3 mm पर डे, प्यूबिक है 0.1 mm पर डे, इनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ रेट से अपन पता कर सकते हैं। ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ द हेयर। सबसे पहले अपन पता करते हैं कि ह्यूमन ओरिजिन का है हेयर या फिर एनिमल ओरिजिन का हेयर, इनमें अपन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसके अंदर अपन ह्यूमन और एनिमल को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं ह्यूमन ओरिजिन का है तो उसका जो कॉर्टेक्स है वो बड़ा होता है मेडुला से, कितने टाइम्स होता है? 4 से 10 गुना बड़ा होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स है वो 4 से 10 गुना बड़ा होता है मेडुला से ह्यूमन ओरिजिन के अंदर। कॉर्टेक्स और मेडुला विड्थ के अंदर बराबर है तो एनिमल ओरिजिन का है। देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर, यदि कॉर्टेक्स और मेडुला बराबर है विड्थ के अंदर तो है एनिमल ओरिजिन, और कॉर्टेक्स बहुत ही बड़ा है, 4 से 10 गुना है मेडुला की तुलना में, तो आपका होता है ह्यूमन ओरिजिन। ह्यूमन ओरिजिन के अंदर क्या होता है? पिगमेंट होता है, वो पेरिफेरी के अंदर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम के अंदर पेरिफेरी के अंदर होता है वो आपका पिगमेंट होता है, पर जब एनिमल ओरिजिन का होता है तो पिगमेंट होता है वो आपका सेंटर के अंदर होता है। इसके लिए अपन, इसके अलावा इसमें अपन देखते हैं मेडुलरी इंडेक्स, विड्थ ऑफ द मेडुला अपॉन विड्थ ऑफ द हेयर्स, आपकी दोनों की विड्थ देखते हैं। तो मेडुलरी, ठीक है, इसके अंदर मेडुला की साइज कम होती है तो इसके मेडुलरी इंडेक्स है वो 0.3 से कम है, ठीक है, 0.3 से कम है, और मेडुलरी इंडेक्स है वो 0.5 से कम है। मेडुलरी इंडेक्स है वो 0.5 से ज्यादा है तो एनिमल ओरिजिन है, मेडुलरी इंडेक्स है वो 0.3 से कम है तो ह्यूमन ओरिजिन है। इसके अलावा अपन क्यूटिकल स्केल देखते हैं, वो थिन क्यूटिकल स्केल होते हैं बार वाले, तो वो स्मॉल और थिन है तो है ह्यूमन ओरिजिन, और क्यूटिकल स्केल है लार्जर और थिक है तो है एनिमल ओरिजिन। तो ये इसके खास 4 डिफरेंशिएट होते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला देखना होता है, पिगमेंट देखना होता है, मेडुलरी इंडेक्स देखना होता है, क्यूटिकल स्केल्स देखने होते हैं। और अपने टेस्ट ऊपर लिया प्रेसिपिटेंट टेस्ट होते हैं जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके अंदर भी प्रेसिपिटेंट टेस्ट होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेंट टेस्ट होता है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, डिफरेंशिएट ऑफ द ह्यूमन हेयर फ्रॉम द एनिमल हेयर, ठीक है। एनिमल हेयर और जो ह्यूमन हेयर को डिफरेंशिएट करते हैं वो आपका होता है प्रेसिपिटेंट टेस्ट। उसके बाद आता है अपन रेस का पता भी कर सकते हैं। रेस का पता कैसे करेंगे? तो अपन इसमें मेडुला का शेप देखते हैं, हेयर के अंदर मेडुला का शेप देखते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के अंदर अपन देखते हैं राउंड है, एकदम राउंड है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के अंदर मेडुला है वो राउंड है तो आपका मैंगोलियन से, किडनी शेप है तो आपका नेग्रोइड है काला है, और ओवल शेप है तो आपका क्रिश्चियन है गोरे है, ठीक है। क्रिश्चियन से गोरे, ठीक है। ओवल शेप है तो गोरे है, किडनी शेप है तो काले हैं, और राउंड है तो मैंगोलियन से, ठीक है। ये है, इससे अपन रेस का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। शेप ऑफ द मेडुला से, ठीक है, शेप ऑफ द मेडुला से, शेप ऑफ द मेडुला क्रॉस सेक्शन के अंदर शेप ऑफ द मेडुला राउंड है, क्रॉस सेक्शन के अंदर शेप ऑफ द मेडुला किडनी शेप है, क्रॉस सेक्शन के अंदर शेप ऑफ द मेडुला ओवल है, ठीक है। तो इस आधार पर मैंगोलिड्स, नेग्रोइड्स एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। उसके बाद आता है मेटर्निटी और पैटर्निटी, ठीक है। ओके, डिस्प्यूट एग्जामिनेशन अपन कैसे करते हैं? तो इसके लिए अपन सबसे पहले करते हैं एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। बेस्ट मेथड होता है फॉर द पैटर्निटी और मैटर्निटी डिस्प्यूट करने का, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है बेस्ट मेथड फॉर द, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द पैटर्निटी और मैटर्निटी डिस्प्यूट करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होते हैं वो है एलेक्स जेफरी, ठीक है। ओके, फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी। इसके लिए सेकंड अपन करते हैं ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। ओके, प्रेजेंट ऑल बॉडी फ्लूइड, सभी बॉडी फ्लूइड के अंदर ब्लड जो ग्रुपिंग अपन कर सकते हैं एक्सेप्ट सीएसएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सीएसएफ के अंदर अपन जो ब्लड ग्रुपिंग है वो नहीं कर सकते, सीएसएफ के अंदर ब्लड ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए अपन कौन सा टेस्ट होता है ब्लड ग्रुपिंग के लिए? जो अपन नॉर्मल करते हैं फिजियो के अंदर, इसके अंदर होता है एसिड इल्यूशन टेस्ट, ठीक है। ये बेस्ट मेथड होता है ब्लड ग्रुपिंग के लिए, ठीक है। ओके, बेस्ट मेथड ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग होता है, बेस्ट मेथड फॉर द ब्लड ग्रुपिंग होता है एसिड इल्यूशन टेस्ट। इसमें सीएसएफ यूज नहीं कर सकते, बाकी ऑल फ्लूइड बॉडी फ्लूइड यूज कर सकते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए। पहली हो गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेकंड हो गई ब्लड ग्रुपिंग, थर्ड हो गई एचएलए टाइपिंग। तो 3 होती है इसके अंदर। मैटर्निटी और पैटर्निटी को डिस्प्यूट करने के लिए सबसे पहले अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद अपन एचएलए टाइपिंग करते हैं। लास्ट है इसके अंदर ट्रेस एविडेंस का लास्ट पॉइंट है। ओके, कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एडमंड लोकार्ड। एडमंड लोकार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। एडमंड लोकार्ड, लेकिन क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे एडमंड लोकार्ड के? ये एक प्रकार ये आपके थे
फ्रेंच क्रिमिनलिस्ट थे, इसका कंट्रीब्यूशन है, उसको बोलते हैं लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। सबसे पहला है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या कर रहा है, क्राइम सीन एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है वो क्राइम सीन एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। इनका प्रिंसिपल था कि एवरी कॉन्टैक्ट है, जब कहीं पर भी कॉन्टैक्ट हुआ है तो वो एविडेंस छोड़ के जाएगा, ठीक है। एवरी कॉन्टैक्ट लीव ए ट्रेस, ठीक है, एक ट्रेस एविडेंस, ठीक है। एवरी कॉन्टैक्ट लीव ए ट्रेस, कुछ कुछ तो वहां पर छोड़ के जाएगा, इसको बोलते हैं लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। ये आपका एडमंड लोकार्ड द्वारा दिया गया। सेकंड एडमंड लोकार्ड ने दिया था पोरोस्कोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन थ्रू कंपैरिजन ऑफ द इंप्रेशंस ऑफ द स्वीट पोर, ठीक है। ओके, स्वीट पोर, ठीक है, स्वीट पोर के इंप्रेशन को देखकर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करना, इसको बोलते हैं पोरोस्कोपी। एक होता है प्यूपे रूल, ये आप फायरआर्म इंजरी के अंदर यूज करते हैं, जो कि एडमंड लोकार्ड द्वारा दिया गया था, ठीक है। ओके, फार्म इंजरी में यूज करते हैं प्यूपेज रूल, ठीक है, ये फार्म इंजरी में यूज करते हैं, ठीक है, प्यूपे रूल, ठीक है, यूज इन द फायरआर्म इंजरी के अंदर यूज करते हैं, प्यूपे रूल फायरआर्म इंजरी के अंदर यूज करते हैं। पोरोस्कोपी स्वीट ग्लैंड के, जो स्वीट ग्लैंड होती है उनके पोस्ट देखते हैं। और लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल होता है, यह क्राइम सीन एग्जामिनेशन के अंदर यूज करते हैं। एवरी कॉन्टैक्ट लीव ए ट्रेस, कोई भी कॉन्टैक्ट हुआ कोई कोई ट्रेस एविडेंस वो छोड़ के जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एडमंड लोकार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, दूसरा है पोरोस्कोपी, थर्ड है आपका प्यूपेज रूल। उसके बाद आपका आ जाता है इंडियन पेनल कोड आईपीसी। सभी आईपीसी इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, टोटल फोरेंसिक आईपीसी इसी वीडियो के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आईपीसी के अंदर। सबसे पहले है किडनैप क्या होता है और एब्डक्शन क्या होता है। किडनैप के अंदर क्या होता है, वो ये 16 साल से कम, गर्ल है 18 साल से कम, अपन पेरेंट्स या गार्जियन से दूर ले जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं किडनैप। इंडिया के अंदर डिफाइन होता है वो 361 आईपीसी के अंदर होता है, और इसका पनिशमेंट होता है किडनैप का वो 363 आईपीसी के अंदर होता है। तो किडनैप होता है वो 361 और 363, ठीक है, 361 और 363 होता है किडनैप का, ठीक है, किडनैप का होता है, ठीक है। ये तो हो गया किडनैप। दूसरा होता है एब्डक्शन। एब्डक्शन के अंदर बॉय है वो 16 साल से ज्यादा, गर्ल है वो 18 साल से ज्यादा, ठीक है, इज कन्फाइंड इन ए पैलेस, ठीक है, इज कन्फाइंड इन ए पैलेस है, इसको अपन डिफाइन करते हैं 362 के अंदर। तो 362 के अंदर अपन एब्डक्शन को डिफाइन करते हैं, और किडनैप को अपन डिफाइन करते हैं 361 के अंदर। पनिशमेंट होता है 363 के अंदर। इसके अंदर होता है 16 साल से छोटा बॉय और गर्ल 18 साल से छोटी, इसके अंदर 16 साल से ज्यादा बॉय और 18 साल से ज्यादा गर्ल, इन्हें कन्फाइंड पैलेस, इसमें अवे पेरेंट्स और गार्जियन से ले जाया जाता है। तो अपने 3 आईपीसी पढ़ते 361, 362, 363। एक होता है आईपीसी नंबर होता है 54। क्या करती है ये क्या है, चेंज ऑफ ए डेथ सेंटेंस, ठीक है, डेथ सेंटेंस है उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी किया जा सकता है, ये है अपना, इसको चेंज करते हुए आईपीसी 54, ठीक है। आईपीसी 54 इसके अंदर कम्यूटेशंस ऑफ ए डेथ सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये है आईपीसी 54। उसके बाद अपन आ जाते हैं इंजरीज के अंदर। तो इंजरी के अंदर सबसे पहले होती है आईएलडी। आई का मतलब होता है इंजरी, इंजरी डिफाइन होती है आईपीसी 44 के अंदर। उसके बाद है आईएलडी, एल का मतलब है लाइफ, लाइफ डिफाइन है आईपीसी 45 के अंदर। और डेथ डिफाइन है आईपीसी 44, 45 और 46। आईएलडी 44, 45, 46 आईएलडी। इंजरी डिफाइन होती है आईपीसी 44, लाइफ डिफाइन होती है आईपीसी 45, और डेथ डिफाइन होती है आईपीसी 46। एक होती है आईपीसी आपकी आईपीसी 51, डिनो सेक्शन ऑन द डेथ, डेथ के ऊपर जो सेक्शन होता है वो है 51। तो अपन यहाँ पर आईपीसी 44 पढ़ ली, 45 पढ़ ली, 46 पढ़ ली, और पहले अपन यहाँ 51 पढ़ ली ओथ की, और 54 पढ़ ली डेथ सेंटेंस को चेंज करने की। तो आईपीसी 44, 45, 46 और 51 और 54 अपन ने पढ़ ली, ठीक है। इसके अंदर है ट्रिक याद करने का आईएलडी। आई मतलब है इंजरी, डी आई का मतलब है इंजरी, आई का मतलब है इंजरी, एल का मतलब है लाइफ, और डी का मतलब होता है डेथ, ठीक है। उसके बाद है इंजरी होता क्या, इंजरी की डेफिनेशन क्या है। तो इंजरी के अंदर डेफिनेशन है एनी हार्म, कोई भी हार्म, ओके, कॉज्ड इलीगली टू दिस मूवमेंट, कोई भी हार्म है इलीगली कर रहा है, किसको, बॉडी को हार्म कर रहा है, माइंड को हार्म कर रहा है, या प्रॉपर्टी या रेपुटेशन को हार्म कर रहा है। मतलब तन मन धन, बॉडी माइंड एंड प्रॉपर्टी, तन मन धन, बॉडी माइंड एंड प्रॉपर्टी, बॉडी को कर रहा है, माइंड को कर रहा है, प्रॉपर्टी या रेपुटेशंस भी हो सकती है। तो बॉडी को कर रहा है, इसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट के अंदर दो प्रकार की होती है, सिंपल हार्ट और दूसरी होती है ग्रीवियस हार्ट। सिंपल हार्ट होती है वो 319 के अंदर डिफाइन किया गया है, और ग्रीवियस हार्ट है वो 320 के अंदर डिफाइन की गई है। तो ठीक है, इसके अंदर सिंपल हार्ट हो सकती है, ग्रीवियस हार्ट हो सकती है 319 और 320। तो इसके अंदर अपन आईपीसी 319 पढ़ ली, 320 पढ़ ली, 44, 45, 46, 51 और 54, और इसके अंदर अपन पढ़ ली 361, 362 और 363। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, अपन अभी पढ़ा था कि जो इंजरीज होती है वो सिंपल हार्ट हो सकती है या ग्रीवियस हार्ट हो सकती है। सिंपल हार्ट है तो 319 है, और ग्रीवियस हार्ट है तो 320 है। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर ग्रीवियस हार्ट के जो 8 सब सेक्शन होते हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला होता है इमास्कुलेशन, ठीक है। इसके अंदर है डिप्राइविंग ए पर्सन ऑफ मैस्कुलाइन वाइगर या कैस्ट्रेशन, मैस्कुलाइजिंग वाइगर या कैस्ट्रेशन, कॉजिंग इंजरी टू द स्क्रोटम एज वुड रेंडर ए मैन इज इंपोर्टेंट। कुछ भी करो स्क्रोटम के अंदर जिससे मैन है वो इंपोर्टेंट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं इमास्कुलेशन, ठीक है। इरेक्शंस ऑफ द पेनिस है वो लोस्ट हो चुका है बाय एनी कोज, ठीक है। इरेक्शन ऑफ द पेनिस को लोस्ट किया गया है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस को लोस्ट किया गया है बाय एनी कोज से, ठीक है। तो उस मैन इंपोर्टेंट हो चुका है, उसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। सेकंड होता है आपका परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ द आइदर आई, कोई भी एक आंख गई, परमानेंट गई, ठीक है। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ द आइदर आई, प्राइवेशन का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। फंक्शंस के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, प्राइवेशन है परमानेंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, ठीक है। इफ आई साइट लोस्ट एंड रिकवर्ड आफ्टर सर्जरी, यदि आई साइट है एक बार तो उसको लोस्ट हो चुकी है, वापस दोबारा सर्जरी करने के बाद आ गई है, ये भी आपका ग्रीवियस हार्ट होगा, क्योंकि ये नेचुरल रिकवरी नहीं है। जहां पर नेचुरल रिकवरी होती है तब उसको अपन ग्रीवियस हार्ट नहीं मानते हैं। जहां पर सर्जरी करके वापस उसको सही किया जाता है, अच्छा सर्जरी करके सही किया जाता है ना, वो आपकी सिंपल हार्ट नहीं होगी, वो आपकी ग्रीवियस हार्ट ही होगी। जैसे अदर एग्जांपल्स है कॉर्नियल स्कारिंग कर दिया, कॉर्नियल एब्रिजन कर दिया, ठीक है। कॉर्नियल स्कारिंग और कॉर्नियल एब्रिजन, ठीक है।
तो इसके अंदर परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ द आइदर आई। उसके नेक्स्ट थर्ड है आपका परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर आई, एक कान का सुनना बंद कर दिया, इसके अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो सकता है, तो अपन को टिम्पेनोप्लास्टी करनी पड़ सकती है रिकवरी के लिए, तो भी ये ग्रीवियस हार्ट होगा। ठीक है, फोर्थ है आपका फोर्थ है प्राइवेशन ऑफ द मेंबर या जॉइंट। ठीक है, ओके, प्राइवेशन ऑफ द मेंबर या जॉइंट, यहाँ पर मेंबर को डिफाइन किया है एनी पार्ट या ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैविंग इंडिपेंडेंट फंक्शन। यहाँ पर मेंबर वो होगा एनी पार्ट या ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैविंग इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये आईपीसी अपने पढ़ ली थी, 44 पढ़ लिया था, 44 45 46 के अंदर आईएलडी था, 51 अपने ओथ वाली पढ़ ली थी। ठीक है, मेंबर या जॉइंट अपना फोर्थ पढ़ लिया। उसके बाद एनी मेंबर या जॉइंट की बात कर लेते हैं, तो आई हो सकती है, ईयर हो सकता है, लंग हो सकता है, लीवर हो सकता है, टेस्टिस हो सकता है, एग्जांपल है, ये सब अपने अपने इनके फंक्शंस होते हैं। तो रिमूवल ऑफ द नेल नॉट ए ग्रीवियस हार्ट, खास बात है, यदि किसी पेशेंट के, यदि किसी भी आदमी के नेल निकाल लिए तो आपको पूछा जाएगा कि वो सिंपल हार्ट है या ग्रीवियस हार्ट है। ठीक है, तो नेल निकाल लेना ये आपका ग्रीवियस हार्ट नहीं है, दिस इज द सिंपल हार्ट, खास बात है, ग्रीवियस हार्ट नहीं है, नेल को रिमूव करना। उसके बाद पांचवी है लॉस ऑफ द पावर या लॉस ऑफ द पावर और परमानेंट इंपेयरमेंट। पांचवा लॉस ऑफ द पावर या परमानेंट। ठीक है, पांचवा लॉस ऑफ द पावर या परमानेंट इंपेयरमेंट, ओके, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन या परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर या एनी जॉइंट। डिस्ट्रक्शन या परमानेंट इंपेयर कर चुके हैं अपन पावर ऑफ द एनी मेंबर या एनी जॉइंट का। छठा है आपका परमानेंट डिसफिगरेशंस ऑफ द फेस या हेड। ठीक है, छठा है परमानेंट डिसफिगरेशंस ऑफ द फेस या हेड का, यदि अपने एसिड थ्रो कर चुके हैं या फिर फेस के ऊपर कोई स्कार बन चुका है तो ये भी आपका ग्रीवियस हार्ट होगा। ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी विच डिस्ट्रैक्ट हिज पर्सनल अपीयरेंस को अपन ने डिस्ट्रैक्ट किया। ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी विच डिस्ट्रैक्ट हिज पर्सनल अपीयरेंस। उसके बाद हो सकता है सातवां होता है आपका फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ द बोन या जॉइंट। ठीक है, बोन या टीथ कोई भी हो सकता है, फ्रैक्चर या डिसलोकेशंस ऑफ द बोन या टीथ। आठवें के अंदर तीन होते हैं। सबसे पहला एंडेंजरिंग लाइफ, एनी हार्ट जिसकी वजह से एंडेंजर हो चुकी है लाइफ। ठीक है, एनी हार्ट एंडेंजरिंग लाइफ इज ए डेंजरस इंजरी कॉजेज इमिनेंट डेंजर टू द लाइफ। अच्छा, कॉजिंग द इमिनेंट डेंजर टू द लाइफ, इसके अंदर स्टेबिंग हो सकता है, शूटिंग हो सकता है, और हेवी ब्लंट वेपन ओवर द हेड। ठीक है, हेवी ब्लंट वेपन ओवर द हेड, स्टेबिंग, शूटिंग, इसकी वजह से इमिनेंट डेंजर टू द लाइफ, दिस इज अ डेंजरस इंजरी, एनी हार्ट एंडेंजरिंग द लाइफ। ठीक है, एंडेंजरिंग द लाइफ। दूसरा होता है सीवियर बॉडीली पेन। ठीक है, पेन परसिस्ट, पेन है वो किसी भी हार्ट की वजह से पेन है वो 20 दिन से ज्यादा है, उसको बोलते हैं सीवियर बॉडीली पेन। एक होता है इनएबिलिटी टू फॉलो द रूटीन वर्क, 20 दिन से ज्यादा, ओके, ड्यू टू एनी हार्ट, उसको भी अपन मानेंगे ग्रीवियस हार्ट। ठीक है, ओके, इनएबिलिटी टू फॉलो रूटीन वर्क 20 दिन से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है 20 दिन से ज्यादा, या फिर उसकी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा एंडेंजरिंग हो गई है। तो ये होते हैं आपके तीन सब क्लोज होते हैं एड के अंदर। तो इसके अंदर एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है इंजरी के अंदर, ग्रीवियस इंजरी के अंदर पहले इमास्कुलेशन, सेकंड होता है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, थर्ड होता है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, फोर्थ होता है आपका प्राइवेशन ऑफ मेमोरी या जॉइंट, और पांचवा होता है लॉस ऑफ द पावर या परमानेंट इंपेयरमेंट, छठा होता है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द फेस ओवर द हेड, फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ द बोन या टीथ, सातवां। आठवां के अंदर तीन होते हैं एंडेंजरिंग लाइफ, सीवियर बॉडी पेन, इनएबिलिटी टू फॉलो रूटीन वर्क। इसके अलावा अपन आईपीसी 269 और 270, उसके बाद में ये आईपीसी 300 300 302 303 304 की ए, 304 की बी, 304 305 306 307 308 309 अपन आगे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंजरीज के अंदर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंजरीज के अंदर पनिशमेंट्स और डेंजरस वेपन्स के अंदर बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर है 319 आईपीसी अपने पढ़ा था, सिंपल हार्ट या हार्ट को डिफाइन करता है। 320 अपने पढ़ लिया, ग्रीवियस हार्ट को डिफाइन करता है। 321 होता है वॉलंटरी, यानी वॉलंटरी सिंपल हार्ट विदाउट प्रोवोकेशन, कोई बिना उपचावे के अपन वॉलंटरी सिंपल हार्ट करते हैं, उसके अंदर लगती है आईपीसी 321। 322 लगती है वॉलंटरी ग्रीवियस हार्ट विदाउट प्रोवोकेशन। ठीक है ना, वॉलंटरी सिंपल हार्ट करते हैं तो 321 है विदाउट प्रोवोकेशन, एंड वॉलंटरी ग्रीवियस हार्ट करते हैं विदाउट प्रोवोकेशन तो लगती है 322। ठीक है, तो अपन 319 देख सकते हैं, 319 अपने पढ़ ली, 319 अपने पढ़ ली। 319 के अंदर अपने कहा था सिंपल हार्ट को डिफाइन किया था, 320 के अंदर ग्रीवियस हार्ट को डिफाइन किया, 321 के अंदर सिंपल हार्ट है, सिंपल हार्ट इनवॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी सिंपल हार्ट विदाउट प्रोवोकेशन 321, एंड ग्रीवियस हार्ट विदाउट ग्रीवियस वॉलंटरी ग्रीवियस हार्ट विदाउट प्रोवोकेशन 322 है। तो ये आपकी तीन धाराएं हो चुकी, चार हो चुकी, 319 322 323 और 324। अब आगे अपन पढ़ते हैं। एक होता है, थोड़ी दो तीन डेफिनेशन देख लेते हैं। एक होता है चॉक होल्ड, ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं चॉक होल्ड। ठीक है, चॉक होल्ड, प्रेशर्स ऑन द ट्रेकिया। एक होता है कैरोटिड स्लीपर होल्ड, इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, प्रेशर्स ऑन द बाइलेटरल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर अपन प्रेशर लगाते हैं, उसको बोलते हैं कैरोटिड स्लीपर होल्ड। एक होता है चॉक होल्ड, ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर लगाना, चॉक होल्ड होता है। कैरोटिड आर्टरी के ऊपर प्रेशर लगाना, उसको बोलते हैं कैरोटिड स्लीपर होल्ड। ठीक है, एक होता है आर्म बार। ठीक है, आर्म बार, इसके अंदर एक आर्म को पकड़कर एक पैर को गर्दन के ऊपर और दूसरा आगे के साइड, एक पैर को गर्दन के ऊपर और दूसरे पैर को आगे की साइड, एक आर्म को पकड़कर उसको बोलते हैं आर्म बार। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो चॉक होल्ड होता है, एक कैरोटिड स्लीपर होल्ड होता है, एक आर्म बार होता है। अब अपन पढ़ते हैं डेंजरस वेपन कौन कौन से होते हैं। तो एनी वेपन जो कि लाइफ को एंडेंजर कर सकता है उसको बोलते हैं डेंजरस वेपन। स्टेबिंग हो सकती है, शूटिंग हो सकती है, कटिंग हो सकती है, एनिमल हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, बर्न या हीट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है इसके एनी वेपन विच एंडेंजर लाइफ को डेंजर कर सकता है, एनी वेपन उसको बोलते हैं डेंजर वेपन। ठीक है, स्टेबिंग हो सकता है, शूटिंग हो सकता है, कटिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, बर्न या हीट हो सकता है। अपन अब इस बात कर लेते हैं पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट के अंदर इसके अंदर 323, 324, 325 और 326 तीन धाराएं खास होती है। मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, मैक्सिमम पनिशमेंट होता है 323 के अंदर 1 साल होता है, 324 के अंदर 3 साल होता है, 325 के अंदर 7 साल होता है, 326 के अंदर 10 साल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 1 3 5 1 3 7 10। ठीक है, 1 3 7 10 23 24 25 26 इसके अंदर है। 1 साल की जेल होती है, इसमें 3 साल, इसमें 7 साल और इसमें 10 साल। इसके अंदर होती क्या है, किसका पनिशमेंट होता है 323 के अंदर। 323 के अंदर सिंपल आर्ट किया है परंतु नॉन डेंजरस वेपन से किया है, जैसे लपड़ मार दी, स्लैपिंग कर दी। ठीक है, तो सिंपल आर्ट बाई, ठीक है, सिंपल आर्ट बाई नॉन डेंजरस वेपन है तो 1 साल की सजा हो सकती है मैक्सिमम। उसके बाद है सिंपल आर्ट की बाई डेंजरस वेपन से की तो 324 के अंदर आती है। ठीक है, सिंपल आर्ट बाई डेंजरस वेपन तो 324 के अंदर आएगी, मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद में 325 के अंदर अपन बात करते हैं ग्रीवियस आर्ट की है, नॉन डेंजरस वेपन से की है, जैसे पंच
पंच मुक्का मार दिया लीडिंग टू फ्रैक्चर्स हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया तो होगी तो ग्रीवियस आर्ट, परंतु अपन वेपन कौन सा है तो सिंपल है, ठीक है, नॉन डेंजरस वेपन है, ठीक है, नॉन डेंजरस वेपन से ग्रीवियस आर्ट बाय नॉन डेंजरस वेपन ए पंच लीड टू द फ्रैक्चर्स, तो इसके अंदर है 325 आईपीसी, ठीक है। उसके बाद होता है 326 आईपीसी के अंदर मैक्सिमम 10 साल की हो सकती है, ये ग्रीवियस आर्ट होती है बाय डेंजरस वेपन के द्वारा, ठीक है, तो ग्रीवियस आर्ट डेंजरस वेपन के द्वारा, तो इसके अंदर खास 4 आईपीसी हो गई, ठीक है, 4 आईपीसी हो गई, 323 24 25 26, सिंपल आर्ट बाय नॉन डेंजरस वेपन, सिंपल आर्ट बाय डेंजरस वेपन, ग्रीवियस आर्ट बाय सिंपल वेपन, ग्रीवियस आर्ट बाय डेंजरस वेपन। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं पॉइजन और टॉर्चर के अंदर भी 2 आईपीसी होती है खास इसकी। इसके अंदर सबसे पहले पॉइजन के अंदर, पॉइजन और टॉर्चर के अंदर 330 होता है ना, इसमें आती है जो भी हर्ट होती है टॉर्चर के कारण उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, हर्ट बाय द टॉर्चर 330 आईपीसी, ठीक है, ओके, हर्ट बाय द टॉर्चर है वो 330 आईपीसी है, और 328 आईपीसी के अंदर है हार्ट बाय पॉइजन विद द इंटेंशन ऑफ द किलिंग, पनिशमेंट है 10 ईयर, ठीक है, हार्ट बाय पॉइजन विद इंटेंशन ऑफ द किलिंग, ठीक है, ओके, हार्ट बाय पॉइजन विद इंटेंशन ऑफ द किलिंग 10 ईयर। 330 के अंदर है हार्ट बाय द टॉर्चर, ठीक है, 330 के अंदर हार्ट बाय द टॉर्चर, इसके अंदर है हार्ट बाय पॉइजन विद इंटेंशन ऑफ द किलिंग मैक्सिमम 10 साल। एक अपन 2 धाराएं पढ़ते हैं विट्रियोलेज के अंदर, एक तो है विट्रियोलेज एसिड का अटैक किया, अटैक करने, एक अटैक कर दिया और एक अटैक करने की कोशिश की, तो 326 के अंदर आते हैं दोनों, एक होती 326 ए, एक होती 326 बी। एसिड अटैक कर दिया है तो ए का मतलब कर दिया, अटैक कर चुका है, एसिड अटैक कर दिया तो 326 ए पनिशमेंट होगा मैक्सिमम 10 साल, और अटैक जो एसिड अटैक करने का अटेम्प्ट किया, ठीक है, अटेम्प्ट ऑफ द एसिड अटैक किया तो भी 7 साल की सजा होगी, अटेम्प्ट किया तो 7 साल की, मैक्सिमम 7 साल की हो सकती है, और कर दिया है तो 10 साल की होगी, कर दिया है तो 326 ए के अंदर आएगा, और अटेम्प्ट किया है तो 326 बी के अंदर आएगा। उसके बाद है यदि एसिड अटैक किया है, ओके, यदि इफ एसिड अटैक इज डन बाय प्रोवोकेशन, किसी के उपचारने से किया है, ठीक है, इफ एसिड अटैक किया है परंतु किसी के उपचारने से किया है और उसकी वजह से सिंपल हार्ट हुई है तो 334 आईपीसी लगेगी, और उसकी सिंपल हार्ट ग्रीवियस हार्ट हुई है तो 335 आईपीसी लगेगी, ठीक है। एसिड अटैक किया है, डन एसिड अटैक तो किया है परंतु किसी उपचारने के किया है, ठीक है, तो एसिड अटैक इज डन बाय प्रोवोकेशन, तो सिंपल हार्ट हुई 334 और ग्रीवियस हार्ट हुई तो 335। अब देखो कोई भी नेग्लिजेंस करो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेग्लिजेंस की धाराएं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेग्लिजेंस की धाराएं वो भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ बाय नेग्लिजेंस से सबसे पहले लाइफ, कोई भी नेग्लिजेंस की वजह से लाइफ एंडेंजर हो चुकी है, ठीक है, लाइफ है वो डेंजरस हो चुकी है तो 337 आईपीसी लगेगी, ठीक है। बाय एनी नेग्लिजेंस के द्वारा सिंपल हार्ट हुई है तो 337 आईपीसी लगेगी, और ग्रीवियस हार्ट हुई है तो 338 आईपीसी लगेगी, ठीक है। बाय द नेग्लिजेंस के कारण पेशेंट की लाइफ डेंजर हो चुकी है तो 336 आईपीसी, सिंपल हार्ट हुई है तो 337 आईपीसी, और ग्रीवियस हार्ट हुई है तो 338 आईपीसी लगेगी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, एक होती है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, लेकिन कल्पेबल का मतलब होता है क्रिमिनल इंटेंशन, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ए पर्सन, क्रिमिनल अटेंशन एंड किलिंग ए पर्सन, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया है 299 आईपीसी के अंदर, 299 आईपीसी के अंदर। कल्पेबल होमिसाइड की वजह से इंजरी हो सकती है विच कॉजेज लाइकली डेथ, उसकी वजह से डेथ हो सकती है, लाइकली कॉजेज डेथ, एक्शन हो सकता है, ठीक है, एक्शन हो सकता है विच कॉजेज द डेथ, एक्शन की वजह से भी डेथ हो सकती है, कोई भी नॉलेज हो सकता है रिगार्डिंग द एक्शंस ऑफ द कल्पेबल ऑफ द कॉजिंग द डेथ, मतलब तीनों से भी डेथ हो सकती है। कल्पेबल होमिसाइड के अंदर इंजरी की वजह से हो सकती है, एक्शन की वजह से हो सकती है, नॉलेज की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, नॉलेज, एक्शन और इंजरी, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड होता है क्रिमिनल इंटेंशन से किलिंग ऑफ ए पर्सन, इसको डिफाइन किया गया वो 200, ठीक है, 299 आईपीसी के अंदर किया गया। कल्पेबल होमिसाइड है, इंजरी हो सकती है, एक्शन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, उसकी वजह से डेथ हो जाए। इसका क्लासिफिकेशन के अंदर बात कर ले तो अमाउंटिंग टू द मर्डर, एक है नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर, ठीक है, एक तो है अमाउंटिंग टू द मर्डर, एक है नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर। अमाउंटिंग टू द मर्डर इसके अंदर है इंजरी, अपने पहले पढ़ा था, इंजरी हो सकता है, एक्शन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्टस रीस, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अमाउंटिंग टू द मर्डर है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके अंदर है एक्टस रीस है, वो एक्टस रीस तो इसके अंदर भी पॉजिटिव होगा, एक्टस रीस दोनों के अंदर पॉजिटिव होगा, परंतु इसके अंदर इंटेंशन टू किल, मेंस रिया बोलते हैं उसको, ये भी पॉजिटिव होगा। इंटेंशन टू द किल या मेंस रिया नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर के अंदर एब्सेंट होगा, ठीक है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं होगा, ठीक है। इंटेंशन टू द किल एब्सेंट होता है, नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर, और प्रेजेंट होता है अमाउंटिंग टू द मर्डर, इसको बोलते हैं मेंस रिया, ठीक है। इंजरी इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, आल्सो नाउन एज मर्डर, डिफाइन है 300 आईपीसी। पनिशमेंट अंडर 302 आईपीसी, पनिशमेंट होता है लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस, ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस। इसके अंदर होता है नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर के अपने बोला था एक्टस रीस, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है इंटेंशन टू किल या जो मेंस रिया है वो एब्सेंट होता है। पनिशमेंट इसके अंदर होता है 304 आईपीसी के अंदर होता है, मैक्सिमम 10 साल की सजा होती है। जैसे श्याम प्रवोक राम, ठीक है, श्याम प्रवोक्स राम फाइट मोहन इज किल्ड, नो इंटेंशन टू किल, उसको मारना नहीं चाह रहा था परंतु वो मर चुका है, इसकी वजह से उसको बोलते हैं नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्टस रिया, इंटेंशन टू किल एब्सेंट था, मेंस रिया एब्सेंट था, परंतु उसके अंदर उसको एक्शंस नॉलेज की वजह से उसकी तो लाइफ गई। पनिशमेंट है 304 के अंदर होगा, 10 साल तक की जेल होगी, ठीक है, 10 साल की जेल होगी, ठीक है, 10 साल की इसमें जेल होगी, ठीक है। और इसके अंदर होगा जैसे अपन पढ़ा इंटेंशन टू, इसके अंदर स्टेप हो सकता है, स्टेप 10 टाइम एंड पर्सन इज डाई, तो ये आ गया अमाउंटिंग टू द मर्डर के अंदर, ठीक है। तो अमाउंटिंग टू द मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमाउंटिंग टू द मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर इसके अंदर होता है एक्टस रिया प्रेजेंट होता है, मेंस रिया भी प्रेजेंट होता है, सफिशिएंट इंजरी जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, 300 के अंदर डिफाइन होती है, 302 के अंदर इसका पनिशमेंट होता है लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस होता है, जैसे 10 बार चाकू मार दिया। नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर के अंदर अपन उसको मारना नहीं चाह रहे थे परंतु वो मर गया, इंटेंशन टू किल एब्सेंट था, मेंस रिया एब्सेंट था, पनिशमेंट 304 के अंदर होता है, 10 साल तक की जेल हो जाएगी। उसके बाद एवरी प्रत्येक मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी मर्डर, प्रत्येक मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड होता है, ठीक है। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, क्योंकि उसका नॉट इंटेंशन किल वाला ये भी आ जाएगा, इसलिए उल्टा नहीं होगा, ठीक है। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी और आईपीसी है, लिस्ट ऑफ द आईपीसी के अंदर है 303 आईपीसी के अंदर क्या होता है, पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, पनिशमेंट फॉर द मर्डर का पनिशमेंट बाय द लाइफ कन्विक्ट, ठीक है, बाय द लाइफ कन्विक्ट, ठीक है।
पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, इसको बोलते हैं 300। एक होती है 304 के अंदर ए और बी। 304 के ए के अंदर आती है कोई भी रास या नेग्लिजेंस कॉजिंग डेथ इन मेडिकल नेग्लिजेंस और एक्सीडेंट हिट एंड रन, ठीक है। इसके अंदर पनिशमेंट होता है 2 साल का प्लस फाइन हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। पनिशमेंट होता है 2 साल का। 301 आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रास या नेग्लिजेंस कॉजिंग द डेथ इन ए मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है। मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर डेथ हो गई, कोई भी रास या नेग्लिजेंस कॉजिंग डेथ इन ए मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर कोई एक्सीडेंटल केस है, हिट एंड रन, इन दोनों के अंदर हिट एंड रन एंड मेडिकल नेग्लिजेंस दोनों के अंदर केस लगता है वो 304 ए आईपीसी का लगता है। 304 बी आईपीसी का लगता है वो लगता है आपका ड्राउरी डेथ। मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का होता है, मैक्सिमम जिंदगी पर भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 7 साल का है और मैक्सिमम जिंदगी पर हो सकता है ड्राउरी डेथ के अंदर 304 बी आईपीसी के अंदर। इसके अलावा 305 आईपीसी भी होती है और 306 भी होती है। 305 के अंदर आता है एबेटमेंट यानी उकसाना ऑफ द सुसाइड के लिए, उकसाना बच्चे को या इंसेन पर्सन को, ठीक है। ओके, एबेटमेंट ऑफ ए सुसाइड ऑफ ए चाइल्ड या इंसेन पर्सन तो है आपका 305 आईपीसी। दूसरा होता है एबेटमेंट ऑफ ए सुसाइड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन तो 306 आईपीसी, लेकिन सुसाइड के लिए उसको उकसाना 306 आईपीसी। नॉर्मल पर्सन है तो बच्चा या इंसेन है तो 305 आईपीसी, ठीक है। मर्डर को अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट टू द मर्डर 307 आईपीसी, ठीक है। अटेम्प्ट टू द मर्डर 307 आईपीसी। मर्डर को डिफाइन किया है 300 के अंदर और मर्डर का पनिशमेंट होता है वो 302 के अंदर। अटेम्प्ट ऑफ द मर्डर होता है 307 के अंदर। 308 के अंदर होता है अटेम्प्ट टू द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर, पर्सन इज सर्वाइव, ठीक है। पर्सन मरा नहीं है इसके अंदर, अटेम्प्ट किया है कल्पेबल होमिसाइड को, अटेम्प्ट किया है परंतु वो नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर वाला और उसमें पर्सन सर्वाइव कर गया तो 308 आईपीसी लगेगी। और 309 है अटेम्प्ट टू सुसाइड, ओके, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। 309 को डीक्रिमिनलाइज किया गया है अटेम्प्ट टू द मर्डर को, ठीक है। तो इसके अंदर है 300, इसके अंदर 309 होती है अटेम्प्ट टू सुसाइड जो कि डीक्रिमिनलाइज होगी। 308 होती है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर, पर्सन इज सर्वाइव। 307 होती है अटेम्प्ट टू द मर्डर। 305 होती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ ए चाइल्ड या इंसेन पर्सन। 306 होती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। 304 बी होती है ड्राउरी डेथ, मिनिमम 7 साल मैक्सिमम जिंदगी पर। 304 ए होता है मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर एक्सीडेंटल हिट एंड रन। 303 होती है पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, ठीक है ना। एक इसने आपका इफ ए पर्सन सर्वाइव एंड डाई लेटर, ठीक है। पहले पर्सन सर्वाइव कर गया उसके बाद में वापस दोबारा मर गया तो 307 आईपीसी थी। 307 आईपीसी है अटेम्प्ट टू द, पहले लगी थी अटेम्प्ट टू द मर्डर, फिर वो मर गया तो उसमें लग जाएगी 302। पेशेंट बाद में मरा तो 302, उसमें 307 से 302 हो जाएगी। पहले थी 308 थी अटेम्प्ट टू द कल्पेबल होमिसाइड, उसके बाद वो है मर गया तो 304 के अंदर हो जाएगी। 308 से 304 के अंदर हो जाएगी, 307 से 302 के अंदर हो जाएगी। एक होती है 498 ए, इसके अंदर होता है फिजिकल या मेंटल टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ द ड्राउरी, देश के लिए फिजिकल या मेंटल टॉर्चर करते हैं, उसमें लगती तेरी 498, ठीक है। 498 ए, ठीक है, 498 ए लगेगी, ठीक है। ओके, फिजिकल या मेंटल टॉर्चर फॉर पर्पज ऑफ द ड्राउरी देश के लिए। उसके बाद एचआईवी से रिलेटेड भी 2 आईपीसी होती है, ठीक है। नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शंस ऑफ द डिजीज, ओके, डेंजर टू द लाइफ, ठीक है, डेंजर टू द लाइफ, ठीक है। उसके दूसरे, ठीक है, नेग्लिजेंट एक्ट क्या है, ओके, लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज, ओके, डेंजरस टू द लाइफ, लाइफ के लिए बहुत ही डेंजर है तो इसके अंदर आईपीसी लगती है 269 आईपीसी। एक है इंटेंशनल एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज डेंजर टू द लाइफ, ठीक है। इंटेंशन है तो 270 लगेगी, ठीक है, 270 लगेगी। इंटेंशन है तो 270 लगेगी और नेग्लिजेंट एक्ट है तो 269 लगेगी। उसके बाद में एक होती है 509 और एक होती है 510। 509 और 510, 509 आईपीसी होती है कोई भी वर्ड या कोई गेस्चर या कोई एक्ट इंटेंडेड टू इंसर्ट द मोडेस्टी ऑफ ए ह्यूमन, अच्छा, मोडेस्टी ऑफ द ह्यूमन को कोई भी अपन डिस्टर्ब करते हैं ना, उसमें लगती है आपकी 509 आईपीसी। कोई भी अपने वर्ड बोल दिया, कोई भी एक्शन किया, कोई भी एक्ट किया, ठीक है, वर्ड गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसर्ट द मोडेस्टी ऑफ द ह्यूमन, 309। इसका मतलब है स्टेयरिंग फॉर मोर देन एंड इक्वल टू 14 सेकंड इज ए ऑफेंस, ठीक है। यदि अपन लड़कियों को देखते हैं स्टेयरिंग करते हैं, देखना, स्टेयरिंग मतलब होता है देखना, फॉर मोर देन एंड इक्वल टू 14 सेकंड करते हैं तो वो ऑफेंस है, 14 सेकंड से ज्यादा। आईपीसी होती 510, ये होती मिसकंडक्ट फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ अल्कोहल को कंजप्ट करके मिसकंडक्ट करते हैं तो होती 510 आईपीसी। तो ये 2 आईपीसी है 509 और 510, ठीक है। इसके अंदर है मोडेस्टी ऑफ द वुमन की कुछ कोई भी दिक्कत होती है तो 509 है और 510 है मिसकंडक्ट फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल। एक होता है आपका असॉल्ट, असॉल्ट मतलब हमला कर दिया, हमला के अंदर है क्या है, एनी एक्ट दैट कॉजेज इन एप्रीहेंशन इन ए पर्सन दैट द ऑफेंडर इज अबाउट यूज द क्रिमिनल फोर्स अपॉन देम। इसको अंदर 351 आईपीसी के अंदर इसको असॉल्ट कैन भी फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है। असॉल्ट फिजिकल, मेंटल एंड ओके, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल हो सकता है असॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर खास बात यही है क्रिमिनल फोर्स, एक तो अपन क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं, अप्लाइड है, ऑपोजिट पार्टी अप्लाइड कर रही है और किसी भी उसमें डरा रही है या धमका रही है, ठीक है। तो क्रिमिनल फोर्स यूज कर रही है, अब क्रिमिनल फोर्स है अप्लाइड बाय ऑपोजिट पार्टी और फिर है मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। तो एनी एक्ट दैट कॉजेज इन एप्रीहेंशन इन ए पर्सन, ओके, दैट ऑफेंडर अबाउट द क्रिमिनल फोर्स अपॉन 351 आईपीसी, सेक्सुअल, मेंटल और हो सकता है। उसके बाद आता है 354 आईपीसी। 354 आईपीसी के अंदर है, 354 आईपीसी के अंदर है, ठीक है। ओके इन इंडिसेंट असॉल्ट मतलब अशोभनीय असॉल्ट, इंडिसेंट असॉल्ट इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब आउटरेगिंग द मोडेस्टी ऑफ द फीमेल या ह्यूमन, पनिशमेंट है 5 साल तक का पनिशमेंट होगा। इसके अंदर अलग अलग है, 354 ए है, 354 ए के अंदर होता है सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, 354 ए के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट है, पनिशमेंट होता है 1 से 5 साल। 354 बी के अंदर होता है, ठीक है, ओके, डिसरोबिंग ए फीमेल, ठीक है, डिसरोबिंग ए फीमेल, पनिशमेंट होता है 3 से 7 साल। डिसरोबिंग कर रहे हैं फीमेल को, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं तो 354 ए, डिसरोबिंग ए फीमेल तो पनिशमेंट है 3 से 7 साल। और 354 सी ये लगती है आपकी वोयूरिज्म के अंदर,
वाचिंग नेक्ड फीमेल या ओके ड्यूरिंग सेक्स के टाइम अपन वाचिंग करें उसको बोलते हैं वयूरिज्म, ठीक है, पनिशमेंट होता है 3 से 7 साल। फर्स्ट टाइम है तो 3 साल होगा, सेकंड टाइम है तो पनिशमेंट होगा 7 साल। ये होती है बिकम नॉन बेलेबल ऑफेंस, सेकंड टाइम अपन इस गलती करेंगे तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। एक होती है 354D, इसका होता है स्टॉकिंग के लिए, ठीक है, फॉलोइंग ए फीमेल 1 to 3 years, पनिशमेंट होता है 1 से 3 साल। फर्स्ट टाइम है 3 साल, सेकंड टाइम है 5 साल, सेकंड टाइम होगी नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये खास खास चीजें होती है, 4 होती है। 354A के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट आता है, 354B के अंदर आता है डिस्टर्बिंग ऑफ ए फीमेल, और 354C के अंदर आता है वयूरिज्म, और 354D के अंदर आता है स्टॉकिंग। 354D के अंदर आता है स्टॉकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फर्स्ट है 3 साल और 5 साल, इसके अंदर 3 और 7 साल, और सेकंड टाइम में बेलेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक होता है जुवेनाइल पनिशमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर। जुवेनाइल पनिशमेंट क्या होता है? जुवेनाइल किसको बोलते हैं? 18 साल से छोटा होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जनरली पनिशमेंट होता है वो 3 साल होता है एनी केस के लिए। इट इज ए रिहेबिलिटेशन, सुधार गृह के अंदर होता है, ठीक है। जुवेनाइल पनिशमेंट मतलब 18 साल से छोटे बच्चे ने कोई केस कोई कुछ भी कर दिया है तो उसके लिए जुवेनाइल, 18 साल से छोटा मेल या फीमेल दोनों होते हैं। जनरली इनका पनिशमेंट होता है 3 साल तक, कोई भी केस हो 3 साल तक सुधार गृह में रखा जाता है रिहेबिलिटेशन के लिए। आफ्टर द निर्भया केस, ठीक है, निर्भया केस के बाद में जुवेनाइल एक्ट को चेंज किया गया है। इंप्लीमेंटेशन इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इफ एनी जुवेनाइल बिटवीन 16 से 18 ईयर का कोई भी जुवेनाइल है कमिट करता है रेप या मर्डर लाइक क्राइम को कमिट करता है, 16 से 18 साल का है तो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उसका, मैक्सिमम होगा 7 साल। ये भी किया है, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट होता है 7 साल, ठीक है। 16 से 18 साल का है और कमिट किया है रेप या मर्डर लाइक क्राइम कमिट किया है, मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू द 7 ईयर। इसके अंदर होता है ट्रायल इन ए नॉर्मल कोर्ट, नॉट ए जुवेनाइल कोर्ट, ठीक है। 16 से 18 साल का है, मर्डर या रेप किया है क्राइम लाइक, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक का होगा। इसका ट्रायल है वो नॉर्मल कोर्ट के अंदर होगा, नॉट इन जुवेनाइल कोर्ट के अंदर नहीं होगा। 18 साल से कम एज है तो अपन लगाते हैं पॉक्सो एक्ट एंड पॉक्सो बिल। इंप्लीमेंटेड पॉक्सो एक्ट हुआ था 2012 के अंदर, पॉक्सो बिल आया था अबेटमेंट एंड इंप्लीमेंटेड इन 2019 के अंदर। इसका मतलब है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट, इसका मतलब है व्हेन एसोल्ट इज कॉज्ड बाय द कस्टोडियल पर्सन, कोई भी कस्टोडियल पर्सन के द्वारा इसमें एसोल्ट किया जाता है, ठीक है। व्हेन एसोल्ट इज कॉज्ड बाय द कस्टोडियल पर्सन, जैसे पुलिस का हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, आर्म्ड फोर्स का हो सकता है, गार्जियन हो सकता है, गैंग रेप हो सकता है, सिक्योरिटी पर्सन हो सकता है, इनके द्वारा यदि एसोल्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट, ठीक है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव, इसके अंदर इसको बोलते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट, इसमें है, ठीक है। इसमें एसोल्ट किया जाता है व्हेन एसोल्ट कॉज्ड बाय द कस्टोडियल पर्सन, पुलिस हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, आर्म्ड फोर्स हो सकता है, गार्जियन हो सकता है, गैंग रेप हो सकता है, या फिर सिक्योरिटी पर्सन के द्वारा हो सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट, ठीक है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट होता है, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट होता है वो एग्रीवेटेड होता है। इसमें चाइल्ड है 18 साल से कम है, पनिशमेंट है 20 साल से इसमें जिंदगी भर या फिर डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। दूसरा है नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट किया है विद ए चाइल्ड के साथ में, तो पनिशमेंट होगा 3 से 7 साल का होगा, ठीक है। पनिशमेंट होगा 3 से 7 साल का। नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट टचिंग द बॉडी, सिर्फ अपन को टच किया है, पेनिट्रेट कुछ नहीं किया, ठीक है। नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट तो चाइल्ड के साथ में किया 3 से 7 साल की सजा होगी। और दूसरा है अपना सेक्सुअल हरासमेंट किया है, ठीक है, पोर्नोग्राफी, शोइंग द पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है चाइल्ड का, तो पनिशमेंट होता है 1 से 5 साल का होता है, तो पनिशमेंट होता है 1 से 5 साल का। तो ये पॉक्सो है, बहुत इंपॉर्टेंट, एम्स के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके सबसे पहले आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एसोल्ट एग्रीवेटेड 18 साल से कम 20 साल की सजा से जिंदगी भर के लिए भी हो सकता है। नॉन पेनिट्रेटिव के अंदर होता है 3 से 7 साल की सजा। सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर भी 1 से 5 साल की सजा होती है, ठीक है। ये है आपका अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो बिल के अंदर क्या क्या आता है। एक अपन इसके साथ में एक और पॉइंट एम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है, निकोटीन टॉक्सिसिटी का, निकोटीन टॉक्सिसिटी से क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो निकोटीन टॉक्सिसिटी के अंदर आता है इरेगुलरिटीज ऑफ द हार्ट विद ऑकेजनली एक्स्ट्रा सिस्टोल, ठीक है। हार्ट के अंदर निकोटीन को खाने से इरेगुलरिटीज ऑफ द हार्ट हो जाती है, कभी कभी एक्स्ट्रा सिस्टोल भी आ जाता है। एपिसोड ऑफ द चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट पेन के एपिसोड्स भी आते हैं। इसके अंदर होता है एम्ब्लायोपिया भी होता है, नैरोविंग ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन एंड ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। तो नैरोविंग ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस, एम्ब्लायोपिया, एपिसोड ऑफ द चेस्ट पेन, इरेगुलरिटीज ऑफ द हार्ट एंड ऑकेजनल एक्स्ट्रा सिस्टोल, एम्स के अंदर पूछा गया निकोटीन टॉक्सिसिटी का। उसके बाद में अपन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है 376 आईपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 के अंदर क्रिमिनल अबेटमेंट लॉ आया था, कम इन एक्शन 2018 के अंदर आया था आफ्टर द कथुआ, ठीक है, आफ्टर द कथुआ है उन्नाव रेप के बाद में आया था। 376 आईपीसी के अंदर पनिशमेंट ऑफ द रेप फॉर द रेप ऑफ ए चाइल्ड लेस देन 12 ईयर, ठीक है। यदि 12 साल से छोटे का रेप किया जाता है, ठीक है, इफ रेप केस ऑफ ए चाइल्ड विद लेस देन 12 ईयर, तो इसके अंदर आईपीसी लगती है 376 एबी और दूसरी लगती है 376 डीबी, ठीक है। एबी और डीबी, एबी के अंदर होता है मिनिमम पनिशमेंट 20 साल का होता है। इंडिविजुअल रेप केस, ठीक है, मिनिमम रेप के अंदर होता है 376 एबी, इसके अंदर 12 साल से छोटी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम होता है 20 साल से इंडिविजुअल रेप केस। और 376 डीबी, इसके अंदर गैंग रेप आता है, मिनिमम पनिशमेंट होता है 20 साल से जिंदगी भर या लाइफ इन डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये आता है गैंग रेप के अंदर होता है 20 साल से डेथ भी हो सकती है, और इसमें मिनिमम पनिशमेंट होता है 20 साल का, मैक्सिमम कुछ नहीं, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद में यदि यही 18-16 साल तक होता है, 16 साल से छोटी मतलब 12 से 16 साल के बीच में रेप केस होता है तो 376 का थर्ड लगता है, 20 साल पनिशमेंट होता है। गैंग रेप होता है तो इसके अंदर लगता है आपका DA लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। गैंग रेप होता है तो, ठीक है, बिलो द 16 ईयर, ठीक है। इसके अंदर रेप केस है तो 376 की थर्ड 20 ईयर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। गैंग रेप है तो 376 DA लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा 16 साल से ऊपर है, ठीक है, अब 16 साल से ऊपर है तो अपन लगाते हैं 376 आईपीसी, ठीक है। रेप भी हो या गैंग रेप हो, दोनों ही हो तो मिनिमम पनिशमेंट 10 साल है, मैक्सिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 16 साल से उम्र बढ़ी है तो 376, ठीक है, 376 आईपीसी के अंदर रेप या गैंग रेप हो,
मैक्सिमम 10 साल और लाइफ मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब आता है अपन बात कर लेते हैं ये कार्पल्स बोन के बारे में भी एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कार्पल बोन का। तो कार्पल बोन के अंदर एक कैपिटेट होती है और ठीक है फर्स्ट कार्पल बोन अपीयर होती है वो होती है कार्पल यानी कैपिटेट और पीसी फॉर्म होती है लास्ट अपीयर होती है 12 साल के आसपास अपीयर होती है। तो पीसी फॉर्म लास्ट अपीयर होती है कैपिटेट फर्स्ट अपीयर होती है कार्पल बोन एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन 2017 के अंदर। उसके बाद आता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ठीक है इसके अंदर है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इसके अंदर है एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ फॉर द मेडिसिन्स ठीक है द लीगल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अपन देखते हैं लीगल रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या होती है डॉक्टर की। सबसे पहले आया नेशनल एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशंस एमसीआई एक्ट 1956 के अंदर आया था रिप्लेसमेंट ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया एमसीआई विद नेशनल मेडिकल कमीशन आजकल रिप्लेस हो चुकी है एमसीआई बाई एनएमसी। इसके अंदर 3 शेड्यूल है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और शेड्यूल 2 के अंदर आता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और जो शेड्यूल 3 होता है इसके अंदर सब क्लोज होता है ठीक है ओके सब क्लोज होता है 1 और 2 सब क्लोज 1 के अंदर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 और 2 के अंदर आता फॉरेन ग्रेजुएट नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल नंबर 2 ठीक है तो ये होता है एनएमसी। इसके बाद कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द एनएमसी के अंदर है सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन उसके बाद है मेंटेनिंग द मेडिकल रजिस्टर उसके बाद है डिसिप्लिन द कंट्रोल उसके बाद है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर द एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ठीक है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट डिसिप्लिन द कंट्रोल मेंटेनिंग द मेडिकल रजिस्टर एंड मेडिकल एजुकेशन। उसके बाद आती है एसएमसी मेडिकल एजुकेशन इन द स्टेट के अंदर एसएमसी देखती है मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करती है और डिसिप्लिन को कंट्रोल करती है स्टेट के अंदर। उसके बाद आता है इनफेमस कंडक्ट क्या होता है सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय द डॉक्टर ठीक है उसको बोलते हैं इनफेमस कंडक्ट एंड सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय द डॉक्टर। तो एसएमसी इसको अंदर है एसएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल वार्निंग नोटिस को इश्यू कर सकती है या उसका नाम भी रजिस्टर से हटा सकती है पैनल इरेजर तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट नीट के अंदर पूछा गया प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस क्या होता है। तो एसएमसी ठीक है स्टेट मेडिकल काउंसिल होती है वो डॉक्टर्स का नाम है वो मेडिकल रजिस्टर से हटा देती है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस उसको बोलते हैं पैनल इरेजर ठीक है पैनल इरेजर ठीक है ओके इरेजर्स ऑफ द नेम ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम द मेडिकल रजिस्टर कंफर्म इसको कंफर्म करती है वो एमसीआई आजकल एनएमसी इसको कंफर्म करती है। डॉक्टर है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर अपील भी कर सकता है डॉक्टर है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर वो कर सकता है ठीक है अपील भी कर सकता है। इनफेमस कंडक्ट कौन कौन सी हो सकती है इसके अंदर आते हैं 6 ये अल्कोहल पी के कोई भी काम कर रहा है ठीक है अल्कोहल की वजह से कर रहा है कोई भी एडिक्शन से है या फिर एडल्ट्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी बेंचूत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना तो भी इसमें दिक्कत कर सकता है ठीक है। तो इसके अंदर इनफेमस कंडक्ट के अंदर पहला है एल्कोहलिज्म दूसरा है एडिक्शन तीसरा है एडल्ट्री ठीक है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसके बाद आता है एबॉर्शन एंड क्रिमिनल एबॉर्शन इंपॉर्टेंट बात है एबॉर्शन है वो क्रिमिनल एबॉर्शन होना चाहिए। उसके अलावा रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट डॉक्टर कर रहा है या एसोसिएशन है ठीक है या दे रहा है फीस को ले रहा है ना ठीक है ना एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है गिविंग या टॉकिंग द कमीशन ठीक है इसको बोलते हैं कमीशन ले रहा है गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है क्रिमिनल एबॉर्शन कर रहा है एडल्ट्री और एडिक्शंस एंड एल्कोहलिज्म इन 6A के अंदर यदि आता है तो इसको बोलते हैं इनफेमस कंडक्ट्स और डॉक्टर का नाम भी इरेजर किया जा सकता है या उसको वार्निंग नोटिस भी दिया जा सकता है स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा ठीक है। तो एल्कोहलिज्म एडिक्शन और एडल्ट्री क्रिमिनल एबॉर्शन एडवर्टाइजमेंट एंड एसोसिएशन ठीक है गिविंग या फिर टेकिंग कमीशन। उसके बाद रिश्वत ले रहा है ठीक है ब्राइब या रिश्वत ले रहा है। उसके बाद कवरिंग ठीक है कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है कवरिंग डॉक्टर है वो असिस्ट कर रहा है नॉन मेडिको से मेडिकल प्रोसीजर के अंदर ठीक है डॉक्टर है वो असिस्ट कर रहा है नॉन मेडिकोस ठीक है नॉन मेडिकोस कर रहा है इसको कवरिंग बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है एफएमजी के अंदर पूछा गया है हो सकता है नीट के अंदर भी आ जाए कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है डाइकोटोमी ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्या होता है फीस को स्प्लिट किया जाता है डॉक्टर प्रोवाइड कमीशन टू द अदर डॉक्टर कमीशन दे रहा है अदर डॉक्टर को उसको बोलते हैं फीस स्प्लिटिंग उसको बोलते हैं डाइकोटोमी और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल को रखते हैं उसको बोलते हैं कवरिंग और रिश्वत लेते हैं उसको बोलते हैं ब्राइब और फॉल्स सर्टिफिकेट है तो अपन गलत सर्टिफिकेट बनाते हैं तो 197 के अंदर पनिशेबल होता है ठीक है ओके फॉल्स सर्टिफिकेट पनिशेबल अंडर 197 तो ये अपने उसके अंदर आगे पढ़ा था 191 93 एंड 197 एंड 201 ठीक है ये अपने पढ़ी थी। इसके अंदर ठीक है 6 तो ए हो गई उसके बाद बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई नहीं होता एफ होता है फॉल्स सर्टिफिकेट पनिशेबल अंडर 197 आईपीसी। एक होता है प्रोफेशनल सीक्रेसी ठीक है ए डॉक्टर मस्ट नेवर डिस्क्लोज मेडिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ठीक है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल सीक्रेसी ओके। इसके अपवाद भी होते हैं एक्सेप्शंस होते हैं। पहला है आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ठीक है विशेषाधिकार प्राप्त। इसके अंदर एक क्रिमिनल केसेस हो सकता है ठीक है क्रिमिनल केसेस है तो डॉक्टर है वो इन्फॉर्म करता है पुलिस को या मजिस्ट्रेट को ये 39 सीआरपीसी के अंतर्गत ठीक है क्रिमिनल केस है तो इन्फॉर्म करता है डॉक्टर इन्फॉर्म करता है पुलिस को या मजिस्ट्रेट को ओके 39 सीआरपीसी के अंतर्गत। या कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो रिलेटिव को इन्फॉर्म करना जरूरी है ठीक है। इसके अलावा वेनेरियल डिजीज है तो पार्टनर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट के इंटरेस्ट के लिए जैसे इसको सुसाइडल टेंडेंसी है साइकोटिक पेशेंट के अंदर तो रिलेटिव को इन्फॉर्म करना जरूरी है ठीक है। कोर्ट ऑफ द लॉ के अंदर अपन उसके प्रोफेशनल सीक्रेसी को भी बताते हैं। कोर्ट ऑफ द लॉ के अंदर एक होता है सर्वेंट ठीक है एम्प्लॉय विद डिजीज एम्प्लॉय को कोई भी डिजीज है तो एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ द अदर पर्सन को एंडेंजरी है तो अपन एम्प्लॉयर्स को बताते हैं। लेकिन ड्राइवर कोई भी ड्राइवर है जैसे कलर ब्लाइंडनेस है तो वो किसी को भी मार सकता है तो अपन ये बताना जरूरी प्रोफेशनल सीक्रेसी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ खुद के इंटरेस्ट के लिए भी अपन को बताना जरूरी होता है। लेकिन ओके कंसेंट रिक्वायर्ड टू यूज पेशेंट नेम इन ए मेडिकल पब्लिकेशंस ठीक है इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ इसके अंदर एक कंसेंट अपन को चाहिए पेशेंट से ठीक है कंसेंट रिक्वायर्ड टू यूज पेशेंट नेम इन ए मेडिकल पब्लिकेशन ठीक है। उसके अलावा नेग्लिजेंस ठीक है नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर तो अपन को नेग्लिजेंस कोई भी की तो इन्फॉर्म करना होता है पेशेंट या रिलेटिव्स को ठीक है नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर। उसके बाद नोटिफाइबल डिजीज है HIV हो गया कोलेरा हो गया पोलियो हो गया इन्फॉर्म द हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है।
तो ये प्रोफेशनल सिक्रेसी के जो विशेष अधिकार वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई भी क्रिमिनल केस हो गया तो पुलिस मजिस्ट्रेट और पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। इन्फेक्शियस डिजीज का केस है, रिलेटिव को इन्फॉर्म करना जरूरी है। वेनेरियल डिजीज है, पार्टनर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट के लिए इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता है, कोर्ट ऑफ द लॉ हो सकता है, सर्वेंट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ हो सकता है, और इसके अलावा नेग्लिजेंस का भी हो सकता है, और नोटिफाइबल डिजीज भी हो सकती है। एक होता है फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, डॉक्टर मस्ट इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ ऑल द रिलेटिव मेडिकल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्शन है थेराप्यूटिक प्रिविलेज। इसके अंदर साइकोटिक पेशेंट विद सुसाइडल टेंडेंसी, तो अपन पेशेंट को नहीं बताते हैं, रिलेटिव्स को बताते हैं, ठीक है। ओके, फुल डिस्क्लोजर के मतलब है डॉक्टर मस्ट इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ द ऑल द रिलेटिव मेडिकल इन्फॉर्मेशन एक्सेप्शन है थेराप्यूटिक प्रिविलेज। इसके अंदर साइकोटिक पेशेंट विद सुसाइडल टेंडेंसी है, तो अपन रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करते हैं, पेशेंट को नहीं बताते हैं। एक होता है कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। कोपरा एक्ट 1986 के अंदर आया था, ठीक है। रिड्रेसल फोरम फॉर द, अपन इसके लिए फोरम भरते हैं, रिड्रेसल फोरम फॉर द लॉस के लिए। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम 20 लाख तक का होता है, स्टेट रिड्रेसल फोरम 20 लाख से 1 करोड़ तक का होता है, नेशनल रिड्रेसल फोरम 1 करोड़ से ज्यादा का बढ़ना होता है, ठीक है। तो 20 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट का भरते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ का है तो अपन स्टेट लेवल पे भरते हैं, और 1 करोड़ से भी ज्यादा है तो अपन नेशनल रिड्रेसल फॉर्म भरते हैं, वो ये होता है कोपरा एक्ट। उसके बाद में आती है मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है। मेडिकल नेग्लिजेंस बाय द मेडिकल स्टाफ, ठीक है। कोई भी नेग्लिजेंस है वो मेडिकल स्टाफ करता है, उसको बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। इसको बोलते हैं लीगल माल प्रैक्टिस। लीगल इंप्लीकेशन है 301 आईपीसी, 351 आईपीसी और 312 आईपीसी। 351 के अंदर है एग्जामिन द पेशेंट विदाउट कंसेंट, तो 351 आईपीसी क्रिमिनल एबॉर्शन विद कंसेंट ऑफ द मदर। 312 आईपीसी क्रिमिनल एबॉर्शन विद कंसेंट ऑफ द मदर, ठीक है। ये होती है एबॉर्शन के लिए 312, 313, 314, 315 और 316 5 आईपीसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल एबॉर्शन के अंदर अपने पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 312 के अंदर है क्रिमिनल एबॉर्शन विद कंसेंट ऑफ द मदर, ठीक है। 351 आईपीसी है एग्जामिन द पेशेंट विदाउट द कंसेंट, और 304 आईपीसी इसको बोलते हैं माल प्रैक्टिस, लीगल इंप्लीकेशन, नेग्लिजेंस बाय द मेडिकल स्टाफ। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एक है ड्यूटी ओवन टू द पेशेंट, ठीक है। डॉक्टर खुद की ड्यूटी है पेशेंट्स को देखना, ठीक है, ड्यूटी ओवन टू द पेशेंट। दूसरा है सर्विस डेफिशिएंट है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विस, ड्यूटी ओवन टू द पेशेंट। उसके बाद कोई भी डैमेज कर दिया या डायरेक्ट कोई भी कोसेशन कर दिया, ठीक है, ये होती है मेडिकल नेग्लिजेंस 4, ड्यूटी ओवन टू द पेशेंट, डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विस, डैमेज या डायरेक्ट कोसेशन। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 337, 337 और 338 आईपीसी, अपने एक बार देख लिया था नेग्लिजेंस वाले के अंदर, ठीक है। नेग्लिजेंस है जिसके अंदर लाइफ एंडेंजर हो गई ड्यू टू एनी नेग्लिजेंस, 337, 37 का अपन करा सिंपल आर्ट हो गई नेग्लिजेंस की वजह से, 38 के अंदर अपना पड़ा था ग्रीवियस आर्ट हो गई ड्यू टू नेग्लिजेंस की वजह से। 337, 337 और 338 आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड सिविल नेग्लिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड सिविल नेग्लिजेंस। सबसे पहले आती है सिविल नेग्लिजेंस, उसके बाद आती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस को बोलते हैं टॉरट। इसके अंदर होता है माइल्ड लैक ऑफ द केयर या स्किल, ठीक है, कम है, ठीक है, माइल्ड लैक ऑफ द केयर या स्किल की वजह से माइल्ड डैमेज हो चुका है, तो सिविल नेग्लिजेंस है, ठीक है। सिविल नेग्लिजेंस को बोलते हैं आल्सो नाउन एज टॉरट। इसके अंदर है माइल्ड लैक ऑफ द केयर या स्किल कोचिंग माइल्ड डैमेज। इसके अंदर होता है जो कंपनसेशन होता है वो पैसों का होता है, मनी का होता है, ठीक है, मॉनेटरी जो कंपनसेशन होता है। इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना, सिविल के अंदर वो पेशेंट के ऊपर होता है, ठीक है। सिविल के अंदर, सिविल नेग्लिजेंस के अंदर होता है बर्डन ऑफ द प्रूफ, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बर्डन ऑफ द प्रूफ सिविल नेग्लिजेंस के अंदर है वो ऊपर होगा, पेशेंट के ऊपर होगा। जैसे ओवरडोज दे दी या रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट हो गई, ठीक है, तो ये माइल्ड होता है। तो ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्डन ऑफ द प्रूफ होता है सिविल के अंदर, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है पेशेंट, और दूसरा होता है आपका क्रिमिनल नेग्लिजेंस। नीट के अंदर 2022 के अंदर ही पूछी गई है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसके अंदर है विलफुल या ग्रॉस नेग्लिजेंस, बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंस कर दी है, या ग्रॉस लैक ऑफ द केयर कोजिंग द ग्रॉस डैमेज या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। विलफुल या ग्रॉस नेग्लिजेंस या ग्रॉस लैक ऑफ द केयर कोजिंग ग्रॉस डैमेज या डेथ हो सकती है। इसके अंदर होता है मॉनेटरी कंपनसेशन होता है प्लस 304 AIPC लगती है। इसमें बर्डन ऑफ द प्रूफ होता है डॉक्टर, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है डॉक्टर। जैसे फॉरगॉटन इंस्ट्रूमेंट या स्वाब इन द बॉडी या इंपुटेट कर दिया रॉन्ग लिम्ब को इंपुटेट कर दिया, दिस इज द क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये आपकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और एक होती है आपकी सिविल नेग्लिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इससे आता जाता है। एक होता है रेस इप्सा लोक्विटर, ठीक है, रेस इप्सा लोक्विटर। इसके अंदर फैक्ट है वो खुद ही सफिशिएंट है, फैक्ट खुद सफिशिएंट है नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। ओके, फैक्ट सफिशिएंट टू प्रूव द नेग्लिजेंस ऑफ ए डॉक्टर कैन बी, ठीक है, ओके, कैन बी प्रूफ ऑफ द सिविल या क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर हो सकते हैं। इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस नहीं है पेशेंट की तरफ से, नो कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस फ्रॉम द पेशेंट, फैक्ट स्पीक फॉर द इटसेल्फ, फैक्ट खुद ही बोल रहे हैं कि इसने नेग्लिजेंस की है, तो इसको बोलते हैं, ये एम्स के अंदर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस इप्सा लोक्विटर, फैक्ट इज सफिशिएंट टू प्रूव द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर कैन बी सिविल एंड सिविल हो सकती है या क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो सकती है, कोई कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस नहीं की पेशेंट ने और फैक्ट खुद बोल रहे हैं कि नेग्लिजेंस है। एक होता है आपका नोवस एक्टस इंटरवेनियस, ठीक है, नोवस एक्टस इंटरवेनियस। इसके अंदर न्यू इंटरवेनिंग कोई भी एक्ट किया, उसकी वजह से डैमेज, लॉस या डेथ हो गई है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, न्यू, उसको बोलते हैं नोवस एक्टस इंटरवेनस, ठीक है, न्यू इंटरवेनिंग एक्ट लीडिंग टू द डैमेज हो गया, डेथ हो गई, कोई भी लॉस हो चुका है। पेशेंट को 5 इंजरी थी, जब डॉक्टर ने कुछ दवा दी तो वो मर गया, यानी मतलब न्यू इंटरवेंशन हो गया, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, पेशेंट को 5 इंजरी थी, जब डॉक्टर ने कुछ दवा दी तो वो मर गया, इसका मतलब कुछ न्यू हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं नोवस एक्टस इंटरवेनस, ठीक है, न्यू इंटरवेनिंग एक्ट लीडिंग टू डैमेज, डेथ या फिर लॉस हो चुका है। एक आता है आपका डॉक्टर्स को बचने के क्या क्या तरीके हैं, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस इन ए मेडिकल नेग्लिजेंस। एक होता है एम्स के अंदर पूछा गया है मेडिकल माल ऑकरेंस क्या होता है, डॉक्टर पूरी सावधानी से सर्जरी कर रहा है परंतु अभी भी कोई भी इंजरी हो गई है सावधानी के बाद भी, तो डॉक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसको बोलते हैं मेडिकल माल ऑकरेंस, ठीक है। मेडिकल माल ऑकरेंस होता है जब डॉक्टर पूरी सावधानी से सर्जरी कर रहा है परंतु कोई भी इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये होती है मेडिकल माल ऑकरेंस। लेकिन कौन कौन से डिफेंस होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर,
डिफेंस अवेलेबल फॉर ए डॉक्टर इन ए केस ऑफ द मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, सबसे पहले होती है अपन करते हैं अपने पास कंसेंट होती है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है वो अपनी बेस्ट होती है। सबसे पहले होता है कंसेंट से डॉक्टर बच सकता है। ठीक है, ओके, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है उससे अपन डॉक्टर बच सकता है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उससे डॉक्टर बच सकता है। ठीक है, पहली होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट बेस्ट होती है। उसके बाद टाइम लिमिट भी होती है, केस है वो 2 साल के अंदर फाइल होना चाहिए डैमेज के। ठीक है, उसके 2 साल के बाद केस नहीं होगा डॉक्टर पर, ये होती है रेस इंडिकाटा। ठीक है, टाइम लिमिट होती है 2 साल की, उसको बोलते हैं रेस इंडिकाटा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। एक होता है रेस जुडिकाटा, इसके अंदर है केस है वो डिफेंस है वो सिविल केसेस के अंदर होता है। ठीक है, डिफेंस इन द सिविल केसेस उसके अंदर रेस जुडिकाटा। इसके अंदर क्या होता है, नेग्लिजेंस वंस प्रूव इन ए कोर्ट ऑफ द लॉ कैन नॉट डिस्कस इन एनी अदर कोर्ट, पेशेंट कैन अपील टू द हायर कोर्ट ऑफ द लॉ। पेशेंट अपील कर सकता है हायर कोर्ट ऑफ द लॉ के अंदर। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा के अंदर डिफेंस इन द सिविल केसेस के अंदर होता है नेग्लिजेंस एक बार। ठीक है, नेग्लिजेंस वन प्रूव इन ए कोर्ट ऑफ द लॉ कैन नॉट बी डिस्कस इन एनी अदर कोर्ट, पेशेंट हायर कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। एक होता है थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर, इसके अंदर इन इंटेंशनल या एक्सीडेंटल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डायग्नोसिस या एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर के दौरान, उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर। ठीक है, इंटेंशन उसमें नहीं था, इन इंटेंशनल या एक्सीडेंटल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक या एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, ये थी अनएवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन, उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर, अनएवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन, जैसे रियर साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ये होता है डिफेंस, ये डिफेंस होता है सिविल और नेग्लिजेंस केसेस का। एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, अगली आपकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इसके अंदर होता है ये सिविल केसेस के अंदर डिफेंस होता है। ठीक है, डिफेंस इन द सिविल केसेस, इसके अंदर है ओके एक्ट बाय द पेशेंट कंट्रीब्यूट टू द नेग्लिजेंस इनकरेक्ट हिस्ट्री गिवन बाय द पेशेंट, पेशेंट ने इनकरेक्ट हिस्ट्री दी है तो ये होती है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसके एक्सेप्शंस होते हैं लास्ट क्लियर चांस डॉक्ट्रिन। ठीक है, इफ डॉक्टर मिस कर चुका है लास्ट चांस टू इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द डैमेज तो डॉक्टर कैन हेल्ड मोर रेस्पॉन्सिबल, तो डॉक्टर है वो आपका ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लास्ट क्लियर चांस डॉक्ट्रिन। इफ डॉक्टर है डॉक्टर मिस कर चुका है लास्ट चांस टू इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द डैमेज तो डॉक्टर कैन होल्ड इज मोर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक होता है अवॉइडेबल कंसिक्वेंस डॉक्ट्रिन, इफ पेशेंट नॉट फॉलोइंग डॉक्टर इंस्ट्रक्शन एडिक्वेटली लीडिंग टू द डैमेज, यदि डॉक्टर ने उसको बोलते हैं अवॉइडेबल कंसिक्वेंस डॉक्ट्रिन। अवॉइडेबल कंसिक्वेंस डॉक्ट्रिन, डॉक्टर इज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन एडिक्वेटली लीडिंग टू द डैमेज, इसमें पेशेंट हेल्ड मोर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, पेशेंट हेल्ड मोर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, पेशेंट अच्छा अवॉइडेबल कंसिक्वेंस डॉक्ट्रिन के अंदर है पेशेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को तो इसकी वजह से डैमेज हुआ है तो पेशेंट मोर रेस्पॉन्सिबल होगा। एक और लास्ट होता है आपका एरर ऑफ द जजमेंट। ठीक है, तो एरर ऑफ द जजमेंट, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर, रेस जुडिकाटा, रेस इंडिकाटा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये होते हैं। ठीक है, एक होती है डॉक्टर की ड्यूटी नहीं थी, नो ड्यूटी ओवन, और एक है ड्यूटी एज पर प्रिविलेजिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, नो ड्यूटी ओवन और ड्यूटी एज पर प्रिविलेजिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आपकी आती है डेफिनेशंस की आती है आपकी यूथेनियाज की। ठीक है, तो इसके अंदर होती है विकॉरियस लाइबिलिटी, इसके अंदर रेस्पोंडेंट होता है वो सुपीरियर ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं विकॉरियस लाइबिलिटी रेस्पोंडेंट सुपीरियर, एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, उसको बोलते हैं विकॉरियस लाइबिलिटी। एक होता है यूथेनेशिया या उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग, मरने की इच्छा। ठीक है, यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग या मरने की इच्छा। इसके अंदर पेनलेस डेथ फॉर द इनक्यूरेबल या टर्मिनल डिजीज के लिए पेनलेस डेथ, उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग या यूथेनेशिया। इसके अंदर एक्टिव हो सकती है, पैसिव हो सकती है। एक्टिव के अंदर है ड्रग लाइक फिनोबार्बिटॉन, थायोपेंटॉन, इंसुलिन, ओपियम, केसीएल, और दूसरी होती है पैसिव। ठीक है, विड्रॉवल ऑफ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर या आईसीयू केयर, अपन वो दे रहे हैं। ठीक है, आईसीयू केयर है, वेंटिलेटर आईसीयू हटाते ही अपने आप मर जाएगा। ठीक है, वो तो हो गई पैसिव। और दूसरी एक्टिव, अपन दवा देकर मार रहे हैं। ठीक है, फिनोबार्बिटॉन देकर मार रहे हैं, थायोपेंटॉन देकर मार रहे हैं, इंसुलिन देकर मार रहे हैं, ओपियम देकर मार रहे हैं या केसीएल देकर मार रहे हैं। तो इंडिया के अंदर बात करें तो ओनली पेसिव वाली इंडिया के अंदर फॉलो होती है, एक्टिव वाली फॉलो नहीं होती है। फर्स्ट लीगलाइज इन द महाराष्ट्र के अंदर 2015 के अंदर इसको लीगलाइज किया था। डिसीजन टू बी कंफर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट इम्पेल्ड एट द टीम ऑफ द डॉक्टर, इसमें डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट इसको कंफर्म करता है। ठीक है, ओके, कंट्रीज दैट फॉलो द एक्टिव और पेसिव दोनों मेथड्स फॉलो करते हैं वो है आपका। ठीक है, नीदरलैंड फर्स्ट टू अप्रूव, उसके बाद है बेल्जियम, स्वीडन, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इनके अंदर होती है आपकी एक्टिव और पेसिव दोनों। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेंट, हर साल पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1800, इसके सबसे पहली टाइप होती है एक्सप्रेस्ड कंसेंट। ठीक है, एक्सप्रेस कंसेंट हो सकती है, ओरल या रिटन हो सकती है। ठीक है, एक्सप्रेस कंसेंट। एक होती है एम्प्लॉयड कंसेंट, इसके अंदर एक्सप्रेस नहीं किया, फीमेल पेशेंट है। ठीक है, ओके, फीमेल पेशेंट है, मेल ऑफ चैम्बर के अंदर जा रही है, इसका मतलब वो है रेडी फॉर द एग्जामिनर, वो होती है इंप्लाइड कंसेंट। ठीक है, इंप्लाइड। एक होती है आपकी एक्सप्रेस कंसेंट, ओरल या रिटन हो सकती है। ठीक है, एक्सप्रेस कंसेंट है, ओरल या रिटन हो सकती है, एक्सप्रेस कंसेंट। एक होती है इंप्लाइड कंसेंट, ये नॉन एक्सप्रेस होती है, फीमेल पेशेंट से मेल ऑफ चैम्बर के अंदर जा रही है, इसका मतलब वो है रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। थर्ड होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, होती है सबसे बेस्ट होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट गिव कंसेंट आफ्टर ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। ठीक है, पेशेंट कंसेंट देता है जब पूरी डॉक्टर इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल होती है दोनों को। ठीक है, डॉक्टर शुड सेम लैंग्वेज एज दैट ऑफ द पेशेंट। मेडिकल प्रोसीजर आर इन्फॉर्म्ड बिफोर द सर्जिकल मेथड। ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर है वो इन्फॉर्म की जाते हैं बिफोर द सर्जिकल मेथड से पहले, तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीट के अंदर 2022 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, तो पेशेंट इसके अंदर पेशेंट कंसेंट देता है आफ्टर ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। बाई डायरेक्शनल होती है, डॉक्टर वो सेम लैंग्वेज में पेशेंट को समझाता है, और ये आपकी सर्जिकल मेथड से पहले ली जाती है। बट एक्सेप्ट है इमरजेंसी के अंदर ये नहीं ली जाती है। इमरजेंसी है तो कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड है इम्यूनाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर मास इम्यूनाइजेशन हो रहा है तो कंसेंट की जरूरत नहीं है। और रेप एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करना है तो कंसेंट की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ द रेप एक्यूज्ड तो कंसेंट की जरूरत नहीं है, मास इम्यूनाइजेशन का जरूरत नहीं है, इमरजेंसी के अंदर कंसेंट की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट बेस्ट कंसेंट होती है, इमरजेंसी मास इम्यूनाइजेशन और रेप एक्यूज का एग्जामिनेशन उसमें जरूरत नहीं होती है। एक आती है आपकी ब्लाइंड ओपन या ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट कंसेंट, ये लीगल इनवैलिड होती है। सिंगल कंसेंट फॉर द मल्टीपल प्रोसीजर, ठीक है, इसमें सिंगल कंसेंट ली जाती है मल्टीपल प्रोसीजर्स के। तो इसके अंदर है सबसे पहले इसके अंदर है कंसेंट नंबर 4 है ब्लाइंड ओपन या ब्लैंकेट कंसेंट, ये लीगली इनवैलिड होती है। सिंगल कंसेंट फॉर द मल्टीपल प्रोसीजर, जब अपन मल्टीपल प्रोसीजर्स के लिए एक ही सिंगल कंसेंट लेते हैं, ये लीगली इनवैलिड होती है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड ओपन या ब्लैंकेट कंसेंट बोलते हैं, ठीक है। अगली कंसेंट है आपकी सब्स्टिट्यूटेड कंसेंट, इसके अंदर है कंसेंट टेकन फ्रॉम द रिलेटिव्स व्हेन पेशेंट इज अनेबल टू गिव द कंसेंट, ठीक है। जब पेशेंट कंसेंट देने की पोजीशन के अंदर नहीं है तो कंसेंट है वो रिलेटिव से ली जाती है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कंसेंट। उसके बाद आते हैं लो रिलेटेड टू द कंसेंट, कंसेंट से रिलेटेड क्या क्या लॉज है। सबसे पहले आईपीसी 87, पर्सन है यदि 18 साल से बड़ा है कैन गिव द कंसेंट टू सफर एनी consequences ऑफ द एक्ट, ठीक है, कंसेंट फॉर द सर्जरी या इन्वेजिव प्रोसीजर, ठीक है। 18 साल से बड़ा है, कोई भी कंडीशन से सफर हो रहा है तो वो खुद कंसेंट दे सकता है, ठीक है। एक पर्सन मोर देन 18 ईयर कैन गिव कंसेंट टू द सफर एनी consequences ऑफ द एक्ट, ठीक है, कंसेंट फॉर द सर्जरी एंड इन इन्वेजिव प्रोसीजर्स। उसके बाद सेक्शन आईपीसी 89, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आईपीसी 89, ठीक है। चाइल्ड है 12 साल से छोटा है या फिर इनसेन पर्सन है जो कि कंसेंट नहीं दे सकता है, ठीक है, कैन नॉट गिव कंसेंट टू सफर एनी consequences ऑफ द एक्ट, तो कंसेंट फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, उन बच्चों के लिए अपन उनसे कंसेंट नहीं ले सकते, कंसेंट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन कैन नॉट बी गिवन, वो कंसेंट नहीं दे सकते, कैन नॉट बी गिवन। उसके बाद आईपीसी 88, इसके अंदर होता है वैलिड कंसेंट टू सफर एनी consequence गिवन इन ए गुड फेथ। 88, उसके बाद में आती है 90 आईपीसी के अंदर है कंसेंट नॉट वैलिड व्हेन पर्सन ड्यू टू फियर या फियर ऑफ द इंजरी, फियर ऑफ इंजरी की वजह से कंसेंट देता है तो वो कंसेंट है वो आपकी वैलिड नहीं होती आईपीसी 90 के अंदर। उसके बाद आईपीसी है 92 है इमरजेंसी या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, मरने पर डॉक्टर रिस्पांसिबल नहीं होगा डॉक्ट्रिन ऑफ द एंटीसिपेशन के थ्रू, ठीक है, उससे कंसेंट नहीं ली जाती है, ठीक है। इमरजेंसी या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो कंसेंट की जरूरत नहीं है और मरने पर डॉक्टर रिस्पांसिबल नहीं होगा, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द एंटीसिपेशन के थ्रू। उसके बाद आती है आईपीसी 351 आईपीसी है एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विदाउट कंसेंट अमाउंट टू असॉल्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन अपन यदि पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं बिना कंसेंट की तो उसको अपन इंक्लूड करते हैं अमाउंट टू कंसेंट, अमाउंट टू असॉल्ट उसको कंसेंट करते हैं। एक आता है कॉन्ट्रासेप्शन स्टरलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कंसेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। इसके अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों से कंसेंट ली जाती है कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर, स्टरलाइजेशन के अंदर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये अपन देख रहे थे कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर स्टरलाइजेशन के अंदर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर कंसेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द हस्बैंड और वाइफ दोनों से कंसेंट लेनी है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों से लेती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टरलाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर कंसेंट लेनी और हस्बैंड और वाइफ दोनों से लेनी है, ठीक है। एक होती है इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल, ठीक है, पेशेंट कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट आफ्टर रिसीविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज या हर कंडीशन, तो अपन को रिफ्यूज कंसेंट लेनी है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड रिफ्यूज लेना है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और पेशेंट कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट आफ्टर रिसीविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज या हर कंडीशन, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। एक होता है नॉन फिट इंजूरिया, पेशेंट कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेज व्हेन कंसेंट इज गिवन विलिंग, यदि पेशेंट ने विलिंगली कंसेंट दी है तो वो कंपनसेशन के लिए उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, वो कंपनसेशन के लिए फाइल नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं नॉन फिट इंजूरिया। एक होता है आपका ब्रॉड सर्वेंट डॉक्ट्रिन, इसके अंदर एक पर्सन हु इज ब्रॉड एम्प्लॉय इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस बाय द एम्प्लॉइज, ठीक है, ठीक है। द पर्सन हु इज ब्रॉड एन एम्प्लॉय इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस बाय द एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं ब्रॉड सर्वेंट डॉक्ट्रिन। एक होता है इन लोको पेरेंटिस, ठीक है, कंसेंट गिवन बाय पुलिस गार्जियन एंड प्रिंसिपल इन एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं लोको पेरेंटिस, ठीक है। लोको पेरेंटिस कहते हैं, ठीक है, पुलिस गार्जियन या प्रिंसिपल दे सकते हैं एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स नहीं है तो कंसेंट ये दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने खास पॉइंट पढ़ लिए, एक तो ये पढ़ लिया कॉन्ट्रासेप्शन स्टरलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर कंसेंट है हस्बैंड और वाइफ दोनों से लेनी है। एक है इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल अपने देख लिया, एक अपने देख लिया नॉन फिट इंजूरिया देख लिया, एक अपने देख लिया ब्रॉड सर्वेंट डॉक्ट्रिन, एक अपने देख लिया इन लोको पेरेंटिस। इसके अलावा आपका है मेडिकल इक्विटी एंड एथिक्स, इसके अंदर मेडिकल इक्विटी है रूल ऑफ द कंडक्ट या रूल ऑफ द कंडक्ट्स एंड ठीक है एंड कॉस्ट्री बिटवीन द मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल के बीच में जो रूल ऑफ द कंडक्ट होता है उसको बोलते हैं मेडिकल इक्विटी। एक होता है मेडिकल एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल ऑफ ए डॉक्टर टुवर्ड द पेशेंट सोसाइटी और स्टेट, इसको बोलते हैं मेडिकल एथिक्स, ओके, डिसाइडेड बाय द एमसीआई और सेल्फ इंपोज्ड, ओके, रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट, दिस इज द अनएथिकल, रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट है अनएथिकल है, ठीक है। तो ये होते हैं मेडिकल इक्विटी एंड एथिक्स। मेडिकल इक्विटी के अंदर है रूल ऑफ द कंडक्ट बिटवीन द मेडिकल प्रोफेशनल और मेडिकल एथिक्स होती है मोरल प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड द पेशेंट सोसाइटी एंड स्टेट डिसाइडेड बाय द एमसीआई, सेल्फ इंपोज्ड होता है, रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट इज अनएथिकल होता है। उसके बाद आर्टिकल 42 नॉट रिलेटेड टू द चिल्ड्रन, ये मैटरनिटी रिलीफ के लिए होता है, ठीक है। आर्टिकल 42 है वो बच्चों से रिलेटेड नहीं है, ये मैटरनिटी, ठीक है, ये मैटरनिटी रिलीफ के लिए होता है। ओके, पनिशमेंट फॉर डेथ ऑफ ए पर्सन बाय स्पूरियस ड्रग, ठीक है, पहचान छुपा के ड्रग की वजह से, ठीक है, स्पूरियस ड्रग की वजह से डेथ हो जाती है तो उसकी जो मिलती है सजा मिलती है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलती है, ठीक है। पनिशमेंट फॉर डेथ ऑफ ए पर्सन बाय स्पूरियस ड्रग, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट। और आर्टिकल 42 नॉट रिलेटेड टू द चिल्ड्रन, ये मैटरनिटी रिलीफ के लिए होता है। तो आपने यहाँ पर मेडिकल एथिक्स पढ़ लिया है, मेडिकल इक्विटी पढ़ लिया है और उसके बाद आपने ये आईपीसी पढ़ी थी, आईपीसी के अंदर आपने 87 पढ़ ली, 88 पढ़ ली, 89 पढ़ ली, 90 पढ़ ली और 92 पढ़ ली। इसके बाद आपने यहाँ पर कंसेंट के अंदर आपने 5 टाइप पढ़ ली थी। पहली कंसेंट पढ़ी थी एक्सप्रेस कंसेंट, इंप्लाइड कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ब्लाइंड कंसेंट और सब्स्टिट्यूट कंसेंट।
ठीक है। तो पोस्टमार्टम टेक्निक्स को बोलते हैं ऑटोप्सी। ठीक है। टाइप्स ऑफ द ऑटोप्सी, सबसे पहले मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ठीक है। कंसेंट ऑफ द रिलेटिव्स इज नॉट रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। मेडिको लीगल ऑटोप्सी के लिए कंसेंट ऑफ रिलेटिव्स इज नॉट रिक्वायर्ड, रिलेटिव से कंसेंट लेना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ऑन रिक्वेस्ट अपन ये ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस या मजिस्ट्रेट की रिक्वेस्ट पर करते हैं, डन बाय द फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट करते हैं, पोस्टमार्टम ऑफ द होल बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। तो ठीक है, पोस्टमार्टम को बोलते हैं ऑटोप्सी। टाइप सबसे पहले टाइप है मेडिको लीगल ऑटोप्सी, इसमें कंसेंट ऑफ द रिलेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस या मजिस्ट्रेट ऊपर करते हैं, डन बाय द फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट करते हैं। इसको इसके अंदर पोस्टमार्टम ऑफ द होल बॉडी किया जाता है। सेकंड आती है पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। ठीक है। सेकंड है पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, इसके ओके डन फॉर द एकेडमिक पर्पस के लिए की जाती है पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। इसमें कंसेंट ऑफ द रिलेटिव इसमें मस्ट होती है। ओके, व्हेन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी या कैविटी कैन बी एग्जामिन। ठीक है। इसके अंदर व्हेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी और कैविटी हैज बीन एग्जामिन, स्पेसिफिक पार्ट या बॉडी इसमें एग्जामिन की जाती है, इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। और एक थी मेडिको लीगल ऑटोप्सी, एक होती है आपकी क्लिनिकल ऑटोप्सी। ठीक है। डन इन द नेचुरल डेथ। ठीक है। क्लिनिकल ऑटोप्सी डन इन द नेचुरल डेथ, कंसेंट फ्रॉम द रिलेटिव्स ली जाती है, बॉडी हैंड ओवर टू द रिलेटिव को बॉडी। ठीक है। इसमें बॉडी भी वापस रिलेटिव को दी जाती है, बॉडी हैंड ओवर टू द रिलेटिव एंड कंसेंट फ्रॉम द रिलेटिव ली जाती है, डन इन द नेचुरल डेथ के अंदर की जाती है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल ऑटोप्सी। ठीक है। तो एक होगी आपकी क्लिनिकल ऑटोप्सी, एक होगी मेडिकल लीगल ऑटोप्सी, एक होगी आपकी पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। उसके बाद में आपकी आ जाती है नेगेटिव ऑटोप्सी। नेगेटिव ऑटोप्सी को होती है, नेगेटिव ऑटोप्सी उसे बोलते हैं नो कॉज ऑफ डेथ एट ऑल। लेकिन अभी तक कोई भी कॉज ऑफ डेथ सब कर दिया, कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी। ये 2 से 5% और पोस्टमार्टम टेक्निक के अंदर पूरे पोस्टमार्टम करते हैं, उनमें से 2 से 5% केसेस के अंदर होता है। इवन आफ्टर अपने ग्रोस एनालिसिस कर लिया, लेकिन पोस्टमार्टम के थ्रू ग्रोस एनालिसिस कर लिया, लैब इन्वेस्टिगेशन कर लिया, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी कर दी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर दी, कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी। लेकिन कॉज ऑफ द नेगेटिव ऑटोप्सी क्या हो सकते हैं? लेकिन वेगल इनहिबिशन से कोई भी पेशेंट मरा है तो उसमें कुछ भी कॉज नहीं मिलेगा, लेकिन वो नेगेटिव ऑटोप्सी रहेगी। लेरिंगोस्पाज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस एंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ये आपके मेन 4 कॉजेज होते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी के। सबसे पहले होता है वेगल इनहिबिशन, लेरिंगोस्पाज्म एंड थायरोटॉक्सिकोसिस एंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो इनके अंदर कोई कॉज ऑफ द डेथ नहीं मिलता। 2 से 5% केसेस के अंदर होती है नेगेटिव ऑटोप्सी, नो कॉज ऑफ डेथ एट द ऑल। 2 से 5% केसेस के अंदर होता है ग्रोस एनालिसिस, लैब इन्वेस्टिगेशन, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी के बाद में नो कॉज ऑफ द डेथ। कॉजेज है वेगल इनहिबिशन, लेरिंगोस्पाज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी। उसके बाद एक होती है आपकी ऑब्स्क्योर ऑटोप्सी, इसके अंदर है नो डेफिनेटिव कॉज ऑफ डेथ आफ्टर द पोस्टमार्टम। ठीक है। इसके अंदर कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं है, ठीक है, नो डेफिनेटिव कॉज ऑफ डेथ आफ्टर द पोस्टमार्टम, सिर्फ ओनली इसके अंदर सिर्फ पोस्टमार्टम। उस नेगेटिव ऑटोप्सी के अंदर तो सब कर दिया था, हिस्टो कर लिया, पैथो कर लिया, ग्रोस एग्जामिनेशन कर लिया, लैब कर लिया, पर इसके अंदर ऑब्स्क्योर के अंदर है ओनली फॉर पोस्टमार्टम, ओनली पोस्टमार्टम से नो डेफिनेटिव कॉज मिलता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्क्योर ऑटोप्सी। एक होता है वर्चुअल ऑटोप्सी, इन कॉज ऑफ डेथ इज असेस्ड बाय नॉन इन्वेजिव मेथड। ठीक है। सीटी और एमआरआई से अपन कॉज पता कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटोप्सी। ठीक है। कॉज ऑफ डेथ इज असेस्ड बाय नॉन इन्वेजिव मेथड, सीटी और एमआरआई से कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटोप्सी। एक होता है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, डन इन सुसाइड केस के अंदर की जाती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। क्वेश्चन आस्क्ड टू द फैमिली मेंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन का पता करने के लिए एट ए टाइम ऑफ द कमिट द सुसाइड और बिफोर दैट, सुसाइड के टाइम उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या थी और पहले क्या रहती थी। ठीक है। उसके बाद अपन क्या जब पोस्टमार्टम टेक्निक्स करते हैं, टाइप ऑफ द इंसिजन इन द पोस्टमार्टम एंड मेथड्स। सबसे पहले टाइप ऑफ द इंसिजन, सबसे पहला है आई शेप इंसिजन, मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, ये चिन से स्टार्ट किया जाता है, मिड लाइन के अंदर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक दिया जाता है, ये होता है आई शेप इंसिजन, मोस्ट कॉमन यूज होता है। एक आपका होता है वाई शेप इंसिजन, स्टार्ट फ्रॉम द एक्रोमियन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, बिलो द ब्रेस्ट टू द जीपी स्टर्नम तक आ जाता है, ब्रेस्ट के नीचे से जीपी स्टर्नम तक लाना है और उसके बाद सीधा प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाएगा, ये होता है आपका वाई शेप इंसिजन। ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस स्टार्ट होता है, बिलो द ब्रेस्ट टू जीपी स्टर्नम एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस जाता है और ये फीमेल के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। एक आपका होता है मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन। ठीक है। मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन स्टार्ट होता है सुप्रा स्टर्नल नोज से स्टार्ट होगा और बिहाइंड द ईयर तक जाएगा। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द सुप्रा स्टर्नल नोज से बिहाइंड द ईयर जाएगा, ये देख लो सुप्रा स्टर्नल नोज से यहां से इधर जाएगा मेस्टोइड प्रोसेस, इधर भी जाएगा मेस्टोइड प्रोसेस, नीचे आएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। ये तो है आपका मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन और मॉडिफाइड वाई शेप है और वाई शेप है ये एक्रोमियन प्रोसेस से ब्रेस्ट के बिलो जीपी स्टर्नम तक जाएगा और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाएगा। मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन है, स्टार्ट इन द सुप्रास्टर्नल नो से बिहाइंड द ईयर तक जाता है, एस्फाइक्सल डेथ के अंदर यूज किया जाता है। खास बात है एस्फाइक्सल डेथ के अंदर कौन सा इंसिजन यूज किया जाता है, तो मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन यूज किया जाता है, वेयर नेक स्ट्रक्चर हैव टू बी प्रिजर्व। ठीक है। हैंगिंग के अंदर नेक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जाता है, स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग। ठीक है। तो मेनली एस्फाइक्सल नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मेनली एस्फाइक्सल डेथ के अंदर कौन सा इंसिजन यूज किया जाता है, तो मेनली एस्फाइक्सल डेथ के अंदर जहां पर नेक स्ट्रक्चर को अपन को प्रिजर्व करना होता है, हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन के अंदर मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इन्वर्टेड वाई शेप इंसिजन, अम्बिलिकस के लेवल पर बाइफरकेट हो जाता है। ठीक है। ये इन्वर्टेड वाई शेप होता है, अम्बिलिकस के लेवल पे, ये अम्बिलिकस के लेवल पर बाइफरकेट हो जाता है, बच्चों के अंदर यूज किया जाता है, इन्फेंट के अंदर 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। इन्वर्टेड वाई शेप इंसिजन अम्बिलिकस के लेवल पर बाइफरकेट होता है और इन्फेंट के अंदर यूज किया जाता है इन्वर्टेड वाई शेप। उसके बाद में आपका आता है 5 नंबर पर आता है टी शेप इंसिजन। टी शेप इंसिजन के अंदर एक तो दिया जाता है दोनों एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में। ठीक है। यहां सुप्रास्टर्नल नोज तक और नीचे जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, ये होता है टी शेप इंसिजन। लेकिन टी शेप इंसिजन है सुप्रास्टर्नल नोज के लेवल पे दोनों एक्रोमियन प्रोसेस को मिला दिया जाता है और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस को मिला दिया जाता है, ये आपका होता है टी शेप इंसिजन। एक होता है आपका एक्स शेप इंसिजन, इसके अंदर बैक में किया जाता है, लुक फॉर द डीप कंट्यूजन के लिए किया जाता है, कस्टोडियल डेथ के अंदर किया जाता है। ठीक है। कस्टोडियल डेथ के अंदर किया जाता है, लुक फॉर द डीप कंट्यूजन के लिए किया जाता है। ठीक है। ओके। एक्स इंसिजन है, एक्स इंसिजन बैक में किया जाता है, लुक फॉर द डीप कंट्यूजन एंड कस्टोडियल डेथ के अंदर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में मेथड्स ऑफ द पोस्टमार्टम। ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है मेथड्स ऑफ द पोस्टमार्टम। मेथड ऑफ द पोस्टमार्टम के सबसे पहले इसके खास 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मेथड होता है विर्चू मेथड, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है। विर्चू मेथड है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ऑर्गन को रिमूव किया जाता है, एक के बाद एक ऑर्गन का एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं विर्चू मेथड। एक होता है रोकिटेंस की मेथड, ये इन सीटू मेथड होता है, इन्फेंट के अंदर किया जाता है और ये किया जाता है इन्फेक्शन विद एचआईवी और हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर इन्फेक्शन होता है उनके अंदर किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर होता है आईआईआई। ठीक है। इन्फेंट के अंदर किया जाता है, इन्फेंट के अंदर किया जाता है, इन सीटू किया जाता है और इन्वर्टेड वाई शेप इंसिजन यूज किया जाता है, इन्फेक्शन विद एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी में किया जाता है। ठीक है। इन्फेंट के अंदर किया जाता है, इन सीटू किया जाता है और इन्वर्टेड वाई शेप इंसिजन लगाया जाता है और इन्फेक्शन विद एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी के अंदर किया जाता है। रोकिटेंस की मेथड इन सीटू होता है, इन्फेंट के अंदर किया जाता है, इन्फेक्शन विद एचआईवी हेपेटाइटिस बी के अंदर किया जाता है। एक होता है आपका घोन मेथड, इसके अंदर सेपरेट ऑर्गन ब्लॉक। ठीक है। ऑर्गन ब्लॉक इसको बोलते हैं इन ब्लॉक। ठीक है। ऑर्गन ब्लॉक जैसे सर्वाइकल ब्लॉक का अलग से डिसेक्शन कर लिया, उसके बाद थोरेक्स का एक अलग पार्ट ले लिया, ब्लॉक कर दिया, एब्डोमेन को एक अलग ब्लॉक, पेल्विस का अलग ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक का अपन डिसेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं घोन मेथड। ठीक है। तो ब्लॉक का करते हैं उसको बोलते हैं घोन। बच्चों के अंदर किया जाता है, इन्फेंट के अंदर वो है रोकिटेंस की और मोस्ट कॉमन ऑर्गन बाय ऑर्गन है विर्चू मेथड। उसके बाद आ जाता है आपका लेंट्यू मेथड, इसके अंदर होता है
ये होता है लार्ज इन मास के रूप में यूज किया जाता है, ऑल ऑर्गन टेकन, सभी ऑर्गन का एक साथ किया जाता है, ठीक है। और उसको बोलते हैं लेंट, ठीक है, ओके लेंट्यूज मेथड, लेंट्यूज मेथड है, लार्ज किया जाता है, लार्ज इन मास ऑल ऑर्गन आर टेकन एंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक पॉइंट है आर्सेनिक के अंदर होता है, आर्सेनिक को कैन बी डिटेक्टेड बाय द ओके कन्फ्लैग्रेटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, ठीक है, कन्फ्लैग्रेटेड ह्यूमन बॉन्ड्स के अंदर आर्सेनिक को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निक्स फॉर द डिफरेंट ऑर्गन डिसेक्शंस, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स होती है डिफरेंट ऑर्गन डिसेक्शन के अंदर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ब्रेस्ट का डिसेक्शन कैसे किया जाता है। तो ब्रेस्ट का डिसेक्शन किया जाता है, डबल लाइगेशन मेथड यूज किया जाता है, डबल लाइगेशन मेथड यूज किया जाता है स्टोमक की डिसेक्शन के लिए। इसके अंदर ओपन किया जाता है ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग इसको ओपन किया जाता है, स्टोमक को ओपन अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर किया जाता है, डबल लाइगेशन मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, डबल लाइगेशन मेथड यूज किया जाता है। स्पाइनल कोड का जो डिसेक्शन होता है, इसकी बेस्ट टेक्निक होती है पोस्टीरियर मेथड, ठीक है, नॉट रूटीनली ओपन स्पाइनल कोड, अपन स्पाइनल कोड को रूटीनली ओपन नहीं करते हैं, और बेस्ट टेक्निक होती है पोस्टीरियर मेथड। एक होता है आपका ब्रेस, ठीक है, ब्रेसलाउ सेकंड लाइफ टेस्ट, ये स्टोमक और बाउल टेस्ट होता है, स्टोमक एंड ड्यूडेनम आर टेस्टेड, ठीक है, ओके, ब्रेसलाउ सेकंड लाइफ टेस्ट, इसमें ब्रेसलाउ सेकंड लाइफ टेस्ट, ये स्टोमक इसको बोलते हैं स्टोमक बाउल टेस्ट, इसके अंदर स्टोमक एंड ड्यूडेनम को टेस्ट किया जाता है। ये नीट के अंदर पूछा गया, ब्रेसलाउ सेकंड लाइफ टेस्ट या स्टोमक बाउल टेस्ट, स्टोमक एंड ड्यूडेनम आर टेस्टेड। और स्पाइनल कोड का हमने देख लिया, रूटीन इसका एग्जामिनेशन स्पाइनल कोड का नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को अपन सबसे पहले फ्रंटल रीजन के अंदर अपन फ्रंटल रीजन करते हैं, 1 सेंटीमीटर स्लाइस फ्रॉम द कोरोनल प्लेन, ठीक है, कोरोनल प्लेन से अपन 1 सेंटीमीटर की स्लाइसेस बना के अपन एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रंटल एग्जामिनेशन किया जाता है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर स्लाइस फ्रॉम द कोरोनल प्लेन, इसको फिक्स किया जाता है 40% फॉर्मेलिन के साथ में, ठीक है, फिक्स इन 40% फॉर्मेलिन के अंदर। सेकंड एक बार ऑटोप्सी कर दी, दूसरी बार ऑटोप्सी कब करें, रिश्तेदार पहली ऑटोप्सी से संतुष्ट नहीं है, रिश्तेदार पहली ऑटोप्सी से संतुष्ट नहीं है, तो अपन को सेकंड ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। और एक है डिमांड ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी डिमांड करिए, ठीक है, डिमांड ऑन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी करिए, या फिर रिश्तेदार पहली ऑटोप्सी से संतुष्ट नहीं है तो आपको सेकंड ऑटोप्सी करनी होती है। उसके बाद लीवर का अपन कैसे करते हैं डिसेक्शन, ओके, 2 सेंटीमीटर स्लाइस अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की स्लाइसेस करते हैं और अलोंग द लॉन्ग एक्सिस के अलोंग करते हैं। उसके बाद हार्ट के अंदर अपन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, हार्ट के अंदर होता है इनफ्लो आउटफ्लो मेथड होता है। सबसे पहले इनफ्लो के अंदर करें, इनफ्लो के अंदर सबसे पहले राइट एट्रिया आ गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल आ गया, आउटफ्लो के अंदर लेफ्ट एट्रिया आ गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। इनफ्लो आउटफ्लो मेथड यूज करते हैं हार्ट के डिसेक्शन के लिए। एक होता है कोरोनरी आर्टरी का कैसे करते हैं, इसके अंदर अपन सेक्शन लेते हैं 2 to 3 mm डिस्टेंस की, ठीक है, 2 to 3 mm डिस्टेंस की करते हैं। इसमें अपन एंटीमोर्टम थ्रोम्बस का पता लगाते हैं, इसका ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द जान या व्हाइट फिब्रिन एंड कोरोलिन प्लेटलेट्स थ्रोम्बस, ठीक है, कोरोलिन प्लेटलेट्स थ्रोम्बस हमने पढ़ा था। एंटीमोर्टम थ्रोम्बस के ये खास 2 फीचर्स होते हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर 2 to 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के स्लाइसेस लिए जाते हैं एंटीमोर्टम थ्रोम्बस का पता देखने के लिए। इसके अंदर होता है स्टाई, ठीक है, स्टाई ऑफ द जहान या व्हाइट फिब्रिन एंड कोरोलिन प्लेटलेट्स थ्रोम्बस। कोरोलिन प्लेटलेट होता है ग्रीस रेड कलर का लिटिल कोरल से मास होता है, ठीक है, ग्रीस रेड कलर का लिटिल कोरल से मास होता है। तो कोरोलिन प्लेटलेट्स थ्रोम्बी एंड स्टाई ऑफ द जहान व्हाइट फिब्रिन का पता लगाते हैं एंटीमोर्टम थ्रोम्बस के थ्रू। एक आता है पोस्टमार्टम क्लॉट होता है, इसके अंदर रेड करंट जेली क्लॉट होता है, ठीक है, ये रेड करंट जेली क्लॉट होता है पोस्टमार्टम क्लॉट। ये होता है चिकन फैट क्लॉट, इसको बोलते हैं चिकन फैट क्लॉट, ठीक है, चिकन फैट क्लॉट या रेड करंट जेली क्लॉट, ये दोनों होते हैं आपके पोस्टमार्टम क्लॉट। तो एंटीमोर्टम क्लॉट एंड पोस्टमार्टम क्लॉट दोनों आपने देख ली। अब अपन देखेंगे स्कल्स को कैसे डिसेक्शन करना है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ओपनिंग द स्कल। इसके अंदर होता है बेने, ठीक है, बेने के टेक्निक्स के अंदर तो सेजाइटली अपन इंसिजन लगाते हैं। एक होती बार टेक्निक, इसमें अपन क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, एक इंसिजन कोरोनल और एक अपन लगाते हैं कोरोनल और एक सेजाइटल, ठीक है। स्कैल्प के अंदर इंसिजन लगाया जाता है, दोनों कानों के पीछे लगाया जाता है, ठीक है, इंसिजन बिहाइंड ईयर दोनों साइड इंसिजन कानों के पीछे लगाया जाता है स्कैल्प के लिए, ठीक है। इसके एक तो टेक्निक होगी बेने के टेक्निक्स, एक होगी बार टेक्निक। इन रूटीन पोस्टमार्टम, ओके, हेड इज फर्स्ट कैविटी टू बी ओपन, रूटीन एग्जामिनेशन, ठीक है, ओके, इन रूटीन पोस्टमार्टम हेड इज द फर्स्ट कैविटी टू बी ओपन, ठीक है, रूटीन के अंदर हेड को सबसे पहले ओपन किया जाता है। इन केस ऑफ द पॉइजनिंग, ठीक है, हेड इज ओपन फर्स्ट, ठीक है, स्केंट ऑफ द पॉइजन बेटर एप्रिशिएटेड, ठीक है, स्मेल ऑफ द पॉइजन बेटर एप्रिशिएट होती है, वो ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। तो नॉर्मली रूटीन पोस्टमार्टम हेड इज द रूटीन पोस्टमार्टम के अंदर भी हेड को फर्स्ट कैविटी होती है ओपन की, और इन केस ऑफ द पॉइजनिंग के अंदर हेड को ओपन किया जाता है फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइजन किया उसकी स्मेल है वो ब्रेन के अंदर अच्छी आती है। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन अलोंग द मेसेंट्री बॉर्डर, ठीक है, अलोंग द मेसेंट्री बॉर्डर के अलोंग उसको ओपन किया जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को मेसेंट्री बॉर्डर के अलोंग ओपन किया जाता है। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, ओके, डिफरेंट मोड ऑफ द डेथ एंड कैविटीज, कौन सी कैविटी और क्या मोड है, ठीक है। अपने पढ़ा था पॉइजनिंग का केस है तो हेड को फर्स्ट कैविटी ओपन किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि स्मेल के लिए बेटर एप्रिशिएटेड होती है स्मेल हेड के अंदर ब्रेन के अंदर। सेकंड होती है एस्फाइक्सियल डेथ के अंदर सबसे पहले कौन सी कैविटी ओपन की जाती है, तो क्रेनियम की जाती है, क्रेनियम के बाद में थोरैक्स की जाएगी, थोरैक्स के बाद में एब्डोमेन की जाएगी, एब्डोमेन के बाद में नेक की जाएगी, नेक लास्ट कैविटी हो। तो एस्फाइक्सिया के अंदर नेक को लास्ट में किया जाता है, क्योंकि ब्लड लेस फील्ड प्राप्त करने के लिए नेक को लास्ट कैविटी के रूप में ओपन किया जाता है एस्फाइक्सियल डेथ के अंदर। उसके बाद ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हुई है तो सबसे पहले कैविटी कौन सी ओपन करनी, तो हेड ही करना है। ट्रॉमेटिक हेड इंजरी के अंदर हेड को ही ओपन करना है। इन्फेंट है तो फर्स्ट कैविटी ओपन की जाती है, एब्डोमेन की जाती है पोजीशंस ऑफ द डायफ्राम का पता करने के लिए। इन्फेंट है तो एब्डोमेन की जाती है पोजीशंस ऑफ द डायफ्राम का पता करने के लिए। ट्रॉमेटिक हेड इंजरी है तो हेड की जाती है, एस्फाइक्सियल है तो क्रेनियम किया जाता है, पॉइजनिंग है तो हेड किया जाता है। उसके बाद एयर एम्बोलिज्म है तो फर्स्ट कैविटी भी हेड की जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन। एयर एम्बोलिज्म के अंदर कौन सी फर्स्ट कैविटी है जो ओपन की जाती है, ठीक है, तो एयर एम्बोलिज्म के अंदर फर्स्ट कैविटी है वो हेड ओपन की जाती है। क्यों करते हैं, क्योंकि जस्ट फॉर द कॉलम ऑफ एयर इन द सेरेब्रल सर्कुलेशन, ठीक है, सेरेब्रल सर्कुलेशन के अंदर अपन एयर का कॉलम चेक करते हैं। पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म से, ठीक है, इसके अंदर पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म है या फिर न्यूमोथोरैक्स है तो फर्स्ट कैविटी ओपन की जाएगी थोरैक्स, और उसके लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं। वाटर टेस्ट किया जाता है बबल के देखने के लिए, ठीक है, वाटर टेस्ट टू सी द बबल, एंड एक होता है आपका
पायरोगेलोल टेस्ट, ठीक है, पायरोगेलोल टेस्ट एंड वाटर टेस्ट टू सी द बबल। फर्स्ट कैविटी ओपन की जाती है थोरैक्स, तो ये खास खास है। पल्मोनरी एयर एम्बोलिज्म या न्यूमोथोरैक्स के अंदर फर्स्ट कैविटी ओपन की जाती है थोरैक्स, एयर एम्बोलिज्म के अंदर फर्स्ट कैविटी ओपन की जाती है हेड, इन्फेंट के अंदर की जाती है एब्डोमेन, ट्रॉमेटिक हेड इंजरी की जाती है हेड, एस्फाइक्सिया के अंदर फर्स्ट कैविटी ओपन की जाती है क्रेनियम, लास्ट कैविटी ओपन की जाती है नेक, पॉइजनिंग के अंदर फर्स्ट कैविटी ओपन की जाती है हेड। ये इंपॉर्टेंट है सब। उसके बाद है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम रिलेटेड थोड़े बहुत टर्म से देख लेते हैं। एक होता है अंडरटेकर फ्रैक्चर, अंडरटेकर फ्रैक्चर इंटरवर्टिबल डिस्क का फ्रैक्चर हो जाता है C6 और C7 के बीच में, ठीक है, ओके, इंटरवर्टिबल डिस्क का फ्रैक्चर हो जाता है C6 और C7 के बीच में, इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम फ्रैक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडरटेकर फ्रैक्चर, इंटरवर्टिबल डिस्क का फ्रैक्चर C6 और C7 के बीच में, पोस्टमार्टम फ्रैक्चर। एक होती है इम्बेल्ड बॉडी, ठीक है, बेस्ट स्पेसिमेन होता है स्केलेटल मसल्स फॉर द बटक्स, ठीक है, बेस्ट स्पेसिमेन है स्केलेटल मसल फॉर द फ्रॉम बटक्स से टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है, इम्बेल्ड बॉडी के अंदर बेस्ट स्पेसिमेन होता है स्केलेटल मसल्स फ्रॉम द बटक्स और टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। एक होता है एक्सुमेशन, एक्सुमेशन होता है डिगिंग, ठीक है, डिगिंग आउट ऑफ द डेड बॉडी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन 176 सीआरपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सुमेशन, ठीक है, एक्सुमेशन है डिगिंग आउट ऑफ द डेड बॉडी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 176 सीआरपीसी के अंतर्गत। एक होता है बोन, नेल एंड हेयर आर प्रिजर्व्ड फॉर द पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के लिए, ठीक है, पॉइजनिंग के लिए अपन क्या क्या स्पेसिमेन करते हैं, बोन को करते हैं, हेयर को करते हैं, बोन हेयर नेल प्रिजर्व टू रूल आउट द पॉइजनिंग, पॉइजनिंग को रूल आउट करने के लिए अपन करते हैं, ठीक है, बोन नेल एंड हेयर। ऑलवेज जो पोस्टमार्टम किया जाता है ऑलवेज डे लाइट के अंदर किया जाता है, इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, पोस्टमार्टम करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, ओके, नो टाइम लिमिट और डे लाइट के अंदर किया जाता है। स्टार्टेड इन अर्ली मॉर्निंग के अंदर स्टार्टेड किया जाता है, ठीक है, ओके, स्टार्टेड इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, ओके, स्टार्टेड इन अर्ली मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट किया जाता है, डे लाइट के अंदर किया जाता है। एक होता है 6 सैंपल फॉर द सोइल कलेक्टेड, ओके, फॉर द 6 पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, 6 सैंपल ऑफ द सोइल कलेक्टेड होते हैं 6 पार्ट ऑफ द बॉडी। एक होता है लेफ्ट और राइट, अपर लेफ्ट और राइट का, एक अपर पार्ट का, लोअर पार्ट का, एक हेड का, एक टो का, ये की जाता है, ठीक है, 6 सैंपल ऑफ सोइल इज कलेक्टेड, ओके, ऑफ द 6 पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके, ऑफ द 6 पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए राइट लेफ्ट अपर लोअर हेड एंड टो, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है ये इंपॉर्टेंट चीज है